नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत अग्रवाल, होस्ट एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ वेबिनार conducted by chshelpforum.com. This website is relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit both the members and the managing committee. It has very simple language articles, draft of applications, webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This webinar is about knowledge and experience sharing and is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be understood by all our friends. This webinar does not provide any type of consultations or advice to personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Other questions will be ignored. Whenever you want to ask a questions, please click on the icon, that is this hand icon on your screen, and we will take up questions at the end of speaker session. We'll take up questions in sequence. Today's topic is accounts audit procedures. क्या क्या होता है उसमें, अकाउंट्स और ऑडिट में फ्रॉड कैसे डिटेक्ट करना है, उसमें क्रिमिनल पनिशमेंट्स कितने कैसे कैसे हो सकते हैं, उस चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अकाउंट्स और ऑडिट एक बहुत बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, एक सेशन में पूरा नहीं होगा, इसके लिए हमने आज का सीरीज रखा हुआ है। आज का सीरीज है 01। आने वाले शनिवारों में हम लोग इसको सीरीज 2, सीरीज 3 वगैरह देखेंगे, डिपेंडिंग ऑन availability of the data. Our webinar is sponsored by DSK Enterprises, who do computerized billing and digital updating of society records and registers. All may take benefit of the same. Our today's speaker is tax consultant Mr. Pritesh Redia. But before we invite today's speaker, let me give you a brief on today's topic. आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है अकाउंट्स और ऑडिट, और स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑडिट अंडर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। इस एक्ट के तहत में हमको अकाउंट्स और ऑडिट करना होता है, और जो प्रिंसिपल सेक्शंस है इस चीज़ के लिए, प्रिंसिपल रूल्स जो है फॉर अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग इस सेक्शन 75, Section 81 read with Rule 69 and 74, Section 142, Section 146, 147, 146 और 147 सेक्शन पनिशमेंट्स के लिए है। आपने अकाउंट्स गलत लिखा, जानबूझ के गलत लिखा, मिस रिप्रेजेंट किया लोगों को, फ्रॉड किया हुआ है, मिस अप्रोप्रिएशन किया हुआ है, तो इसमें 146 में क्रिमिनल पनिशमेंट तक का प्रोविजन है। सोसाइटी में टिपिकली जब पेमेंट किसी को करा जाता है तो ऐसा माना जाता है कि 1500 रुपया से ऊपर
कैश बैलेंस सोसाइटी में नहीं रखना चाहिए, बाय लॉज के हिसाब से लिखा हुआ है। लेकिन ये चीज एमेंड हो गई है 2014 में, रूल 107 एमेंड करके लिखा हुआ गया है कि एट वन गिवन टाइम यू कैन कीप ए कैश ऑफ अप टू 10,000 रुपीज। रूल 107D बोलता है कि जो कैश लिमिट के ऊपर अगर पेमेंट करना है, यानी इन अदर वर्ड्स, अगर आपका हर दिन का भी एक्सपेंस अगर 10,000 रुपये है तो आप उसे कैश में डील कर सकते हो। 4 लोगों के बीच में 2-2 हजार रुपये देना है, 500 रुपये देना है, ये करना है, वो करना है, तो you can do it within that 10,000 limit. There is no need of taking into consideration the bylaw for 1,500 rupees because it has been already overridden by a statutory law. गवर्नमेंट का जो कानून है उससे ओवरराइड हो गया है। बायलॉ हम अपना खुद का बनाते हैं। जैसे मैंने कई बार बोला है कि बायलॉ का कोई महत्व नहीं है। Even the Supreme Court has said that कि bylaws have no force of law. It is only for internal convenience purposes. और इनकम टैक्स भी वही बोलता है कि अप टू 20,000 रुपीज तक का पेमेंट आप कैश कर सकते हो, जो रूल 107D में लिखा हुआ है। तो 107D का कैसा फंडा है कि आपको चेक से पेमेंट करना है, लेकिन इनकम टैक्स के दायरे के अंदर में। इनकम टैक्स वाला बोलता है कि भाई 20,000 रुपए के ऊपर कैश में पेमेंट करना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 तक आप कैश में पेमेंट कर सकते हो और उसके ऊपर आपको कंपलसरी पेमेंट चेक से करना है। ऑडिट वगैरह का जो सेक्शन है, जिसे मैंने बताया, सेक्शन 81 और सेक्शन 42, ये दोनों 82 इज रिलेटिंग टू अकाउंट्स। आज का सेशन में हम जितना कवर कर सकते हैं हम करेंगे। उसके पहले छोटा सा ये समझ लेना चाहिए कि सोसाइटी कोई भी पेमेंट करती है तो बिगर वेरीफाइड बिल के, वेरीफाइड बिल का मतलब ये हुआ है कि उस बिल में सोसाइटी का ट्रेजरर या एनी अथोराइज्ड एमसी मेंबर हैज टू साइन देयर, उसका वाउचर बनेगा। वाउचर में 3 लोगों के सिग्नेचर होंगे। टिपिकली बड़ी सोसाइटी है तो एक सिग्नेचर मैनेजर का होता है, एक सिग्नेचर ट्रेजरर का होता है, क्योंकि उसी का काम है ये अकाउंट्स वगैरह देख रेख का करना, और एक सिग्नेचर कोई भी अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव का हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे चेयरमैन का भी हो सकता है, सेक्रेटरी का भी हो सकता है, वाइस चेयरमैन का भी हो सकता है, जॉइंट सेक्रेटरी का भी हो सकता है, और एनीबडी अथॉराइज्ड इन एन मैनेजिंग कमिटी मीटिंग। देयर इज नो अथॉराइजेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द जनरल बॉडी मीटिंग्स। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज के लिए आपको जनरल बॉडी का कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करना है, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह है, कितने साल तक का अकाउंट्स प्रिजर्व करना है, बिल कैसे बनेगा, टीडीएस कैसे कटेगा, जीएसटी कैसे कटेगा, साइडिंग अथॉरिटी वाउचर्स पे कौन रहेगा, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। आज के हमारे स्पीकर श्री प्रीतीश डेडिया साहब हैं, and he is a tax consultant. He is on the verge of completing his CA. Very soon he will become a chartered accountant, and then he will be able to give us a lot of more other information on the matter at that time. We expect him to grace our webinar with his frequent presence and lectures also. So now we will invite him with the permission of all our friends. We invite you, Mr. Pritesh Dedia. Please take over and continue. Over to you, Pritesh ji. Thank you. Pritesh ji, please take over. Hello. Yes, sir. Yeah, am I audible? Yes, please go. Yeah, thank you. सबसे पहले सब दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और हेमंत सर और आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका दिया
कि आज इस मंच से मैं अपना थोड़ा सा नॉलेज आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अकाउंट्स के साथ। दोस्तों अकाउंट्स है क्या? अकाउंट्स एक बहुत बड़ी चीज नहीं है जो हमको रूप दिखाया जाता है। बहुत सी बार हम अकाउंट्स का नाम सुनते ही डर जाते हैं। दोस्तों अकाउंट्स में डरने जैसी कोई भी बात नहीं है। अकाउंट्स एक समरी है जो आपको फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, जो आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी देती है। अगर थोड़ी सी डेफिनेशन देखी जाए अगर अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स ये कहता है इट इज जस्ट अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ पर्टिकुलर वे ऑन अ पर्टिकुलर डेट। दूसरी तरह से अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो ये एक बैकबोन होता है। जैसे हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है जिसके बगैर हम खड़े नहीं रह सकते। उसी तरह अकाउंट्स भी एक बैकबोन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एंटिटी, किसी भी बिजनेस, किसी भी सोसाइटी के लिए। बिना अकाउंट्स के वो आगे रन नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि अकाउंट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। दोस्तों अकाउंट्स में वैसे तो कई सारी चीजें हैं, एक बहुत बड़ा समंदर है। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे गोताखोर समंदर में डुबकी लगा के समंदर की तल से जो मोती निकालता है, उसी तरह मैं भी अकाउंट्स को थोड़ा सा अंदर जाके आपके लिए कुछ बेहतर दे सकूं। तो अकाउंट्स में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ये डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होता है जिसे हम कहते हैं जर्नल एंट्री या जर्नल बुक, जहाँ पे हम रोजमर्रा के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, डेली के ट्रांजैक्शन, वो रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जर्नल बुक से हमारे अकाउंट्स अपडेट होके जाते हैं लेजर बुक में। लेजर बुक क्या होता है? लेजर बुक होता है कि एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है हर एक चीज को। जैसे हम हमारे घर में कबोर्ड होता है ना, वार्डरोब, पर्टिकुलर चीजें ऊपर होती है, पर्टिकुलर नीचे होती है, कहीं लेफ्ट में कहीं राइट में। जैसे हमने उसको बहुत सारे बॉक्सेस बना दिए ताकि हम अलग अलग चीजों को सेपरेट कर सके, सेग्रीगेट कर सके। उसी तरह से ये होता है एक लेजर बुक। लेजर बुक होता है जहाँ पे हम उसको अलग अलग अकाउंट्स को सेपरेट कर सके और उसको प्रॉपरली हम रिकॉर्ड कर सके। तो ये होती है लेजर बुक। अब लेजर बुक में भी यही है, जो डेली के ट्रांजैक्शन जर्नल बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमारे जाते हैं लेजर में सेग्रीगेट। अच्छा, ये तो हो गया ट्रांजैक्शन को अलोकेट करने की बात। अभी होता क्या है कि लेजर बुक के बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आज के वेबिनार को हम टच करते हुए सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो ये चीजें आती है रिसिप्ट एंड पेमेंट बुक। दोस्तों रिसिप्ट एंड पेमेंट बुक जो होती है वो होती है कैश बुक की जैसी होती है, जहाँ पे हम जो कैश इनकम या जो भी कैश सोसाइटी को मिल रहा है वो हम रिसिप्ट के तौर पे लिखते हैं। साथ ही साथ जो सोसाइटी ने एक्सपेंसेस किए हैं या जो सोसाइटी ने पेमेंट्स किए हैं उसको हम पेमेंट साइड पे लिखते हैं। दोस्तों रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दोनों इक्वल चलता है, दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत सेम है। तो ये हो गया रिसिप्ट पेमेंट बुक। इसके बाद जो आता है वो है ट्रायल बैलेंस। दोस्तों ट्रायल बैलेंस एक समरी है। जैसे अकाउंट्स की जो मेन टेक्निकल लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं, एक होता है डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। दोस्तों अकाउंट्स एक रेल की तरह है, जैसे रेल के दो पहिए पटरी पे समाते हैं उस तरह डेबिट क्रेडिट मान चलते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अकाउंट्स की दो साइड है, अकाउंट्स के दो जिसके बिना अकाउंट्स चल नहीं सकते। तो डेबिट और क्रेडिट ये दोनों की जो समरी होती है उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। दोस्तों ये ट्रायल बैलेंस बनता है ईयर के एंड में, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। फॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल ऑफ वन कैलेंडर ईयर एंड इट गोज एंड्स टू दी 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। यानी कि मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है करंट में वो है फाइनेंशियल ईयर 22-23। जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2022 से, जो एंड होगा 31 मार्च 23 को। तो ये होता है एक फाइनेंशियल ईयर।
अब जो ट्रायल बैलेंस की मैंने बात की आपसे, तो ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, जब भी हमारा फाइनेंस खत्म होता है तभी। ये ट्रायल बैलेंस में जो है डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों समान चीजें आनी चाहिए। ये एक रूल है, एक चेक पॉइंट है ट्रायल बैलेंस का, क्योंकि जब भी हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, हमारा अकाउंट्स जो है इंडियन कंट्री में, एशियाटिक कंट्री में है, या स्पेसिफिकली अगर हम कहा जाए कि हम जो इंडिया में जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो है ड्यूअल एंट्री सिस्टम, यानी कि किसी भी एक ट्रांजेक्शन को हम दो इफेक्ट देते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में जो बात किया जाए तो उसके दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट, एक क्रेडिट इफेक्ट। दोस्तों ये दोनों इफेक्ट देने के बाद जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ये सब होने के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। दोस्तों ट्रायल बैलेंस को मैच होना बहुत जरूरी है। अगर आपका डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है, ट्रायल बैलेंस की समरी इक्वल नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट्स में खोट है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, जिसे हमें रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। अभी आगे चलते हुए, ये तो हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस, हम आगे ट्रायल बैलेंस। अब इसके बाद आती है कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। अब हम आगे चल रहे हैं फाइनल अकाउंट्स की तरफ। तो फाइनल अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स को हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने का मतलब है कि नेसेसरी एडजस्टमेंट प्रोवाइड करके हम उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि लोगों को वो फाइनेंशियल डेटा समझने में बहुत आसानी हो। अब फाइनेंशियल डेटा किन किन को जरूरी होता है, तो सोसाइटी के रिलेटेड अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं सोसाइटी के मेंबर्स, जो कि सोसाइटी के मेंबर्स हैं, एक्चुअल को ओनर्स हैं। उनके लिए ये फाइनेंशियल डेटा रीड करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आते हैं लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट, जो कि आपके फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करती है। थोड़ा सा अगर और आगे देखा जाए तो हमारी जो लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी आपके फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करती है। तो उसको एनालिसिस इजी हो, उसके लिए भी हमें फाइनेंशियल डेटा को या अकाउंट्स को इस तरह से ड्राफ्ट करना है, इस तरह से फाइनलाइज करना है, सो दैट उनको ये एनालिसिस करने या रीड करने में आसानी हो। सबसे बड़ा इसका जो इम्पोर्टेंस है अकाउंट्स का इम्पोर्टेंट होता है डिसीजन टेकिंग में। जब हमारे अकाउंट्स प्रॉपर रहेंगे, रीडेबल रहेंगे, प्रेजेंटेबल फॉर्म में रहेंगे, जिसको देख के या समझ के हम कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं, तभी वो अकाउंट्स हमारे वर्थफुल कहा जाता है। दोस्तों थोड़ा सा आगे चलेंगे हम इसमें, और जो हमारा ट्रायल बैलेंस के बाद जो एक्चुअल जो चीजें बनती हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसमें दो मेन चीजें होती हैं, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा बनता है बैलेंस शीट। दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हाउसिंग सोसाइटीज है या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उसका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। हम एक सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री से हैं। हम अपने मेंबर्स को वेलफेयर देते हैं, सर्विस देते हैं। यहाँ पे हम कोई प्रॉफिट नहीं बनाते। अगर आपने कहीं ना कहीं किसी ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा या कोई एजीएम अटेंड करता होगा जिसको डिविडेंड्स आते होंगे, तो उनको फाइनेंशियल डेटा भी घर पे आता होगा, या उनको ईमेल के थ्रू भी फाइनेंशियल डेटा दिया जाता होगा। जहाँ पे आप देखते होंगे कि एक ऑडिट रिपोर्ट आता है, जिसमें एक ऑडिटर का रिपोर्ट होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाता है, एक बैलेंस शीट दिया जाता है, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों वहां पे क्योंकि वो कंपनीज है, उनका काम है प्रॉफिट मेकिंग, इसके लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करते हैं। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे हमारे मेंबर्स को वेलफेयर दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। हमारा कोई भी उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना लिखते हुए इसको हम टाइटल देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दोस्तों अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको। जैसे कि मैंने आपको टेक्निकल लैंग्वेज जो वर्ड यूज किए, डेबिट एंड क्रेडिट, तो वो शायद थोड़ा समझने में हार्ड हो, हम उसको आसान भाषा में समझते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जैसे इसका नाम है वैसे ही इसके गुण है, वैसे ही ये शो करता है। अब ये शो क्या करते हैं, तो हाउसिंग सोसाइटी अपने डेली की लाइफ में डेली एवरी डे जो भी एक्सपेंसेस इंकर करती है,
जो भी एक्सपेंसेस पेमेंट करती है उन सबको एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाती है। जैसे जो हमने लेजर में देखा कि अलग अलग हम बॉक्सेस बनाते हैं, अलग अलग जगह पे उसको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जितने भी एक्सपेंस है उन सबको हम एक तरफ लेके आते हैं। उसके अगेंस्ट में दूसरी तरफ उसको हम लेके आते हैं इनकम साइड। जितनी भी सोसाइटीज की इनकम है वो हम एक तरफ लेके आते हैं। अब दोस्तों सोसाइटी के लिए इनकम पार्ट क्या हो सकता है? तो इनकम पार्ट में हो सकता है जो सोसाइटी हमसे मेंटेनेंस चार्जेस जो हम पे ड्यू करती है वो सोसाइटी के लिए इनकम है। दूसरा जो वाटर चार्जेस सोसाइटी हमें ड्यू करती है वो सोसाइटी के लिए इनकम है। पार्किंग चार्जेस जो लेती है वो सोसाइटी के लिए इनकम है। रिपेयर फंड कलेक्ट करती है, सिंकिंग फंड कलेक्ट करती है। ये सब सोसाइटी हमसे कलेक्ट क्यों करती है? क्योंकि सोसाइटी को इसके रिलेटेड एक्सपेंसेस करने हैं, सोसाइटी को ये लॉन्ग रन पे चलाना है। तो ये कुछ चीजें हो गई जो सोसाइटी के लिए इनकम है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी आ सकती है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड हो गया। जैसे सोसाइटी ने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, वहां से डिविडेंड इनकम आ रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई जो सोसाइटी के लिए इनकम है। अब सोसाइटी खर्चा क्या करती है? तो दोस्तों जैसे हम खर्चे करते हैं एज एन इंडिविजुअल, उसी तरह सोसाइटी भी खर्चे करती है। हम जैसे सैलरी देते हैं हमारे बिजनेस में या कंपनी में, उसी तरह सोसाइटी भी सैलरी देती है। जैसे अपने एडमिन स्टाफ को गार्डन एक्सपेंस हो गया। जैसे अगर सोसाइटी का कोई गार्डन है तो गार्डन को सैलरी जा रहा है, दिवाली में बोनस जा रहा है। उसके बाद बहुत सारे म्यूनसिपल टैक्सेस होते हैं जो म्यूनसिपैलिटी को हम पे करते हैं, लोकल गवर्नमेंट या करंट म्यूनसिपैलिटी को, वो एक्सपेंस होता है सोसाइटी के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है वो सोसाइटी के लिए एक्सपेंस है। जो हमारी सोसाइटीज की कॉमन एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जलती है उसके रिलेटेड जो पेमेंट जाता है इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट होता है। एक मेजर एक्सपेंस आता है सोसाइटी के लिए, वो है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। दोस्तों सोसाइटी एक अपने आप में एक बिल्डिंग है। अब उसको जैसे हमारा एक शरीर है, उसको हमें मेंटेन करना है, चलाना है। तो हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें इंटेक करते हैं। कहीं हमको कुछ लग गया तो हम डॉक्टर के पास जाके मलहम पट्टी करते हैं। उसी तरह सोसाइटी की बिल्डिंग को, बिल्डिंग प्रीमाइसेस को लॉन्ग रन तक टिकाने के लिए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। दोस्तों बिना रिपेयर्स के सोसाइटी लॉन्ग रन तक सस्टेन नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस होता है जिसे हम कहते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। इट कुड बी एनीथिंग, जैसे कि कहीं पे अगर कुछ प्लास्टर वगैरह गिर गया तो वहां पे हमने प्लास्टर पीओपी करवा दिया, प्लास्टर करवा दिया। जैसे अगर सोसाइटी बहुत पुरानी हो गई है, सोसाइटी बिल्डिंग का कलर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पुराना हो चुका है, तो हम लोग ने एक नया कलर मार दिया, एक हाथ लगा दिया, तो वो भी रिपेयर्स मेंटेनेंस में आ जाता है। सोसाइटी में एक वाटर टैंक होता है जहाँ पे हम पानी स्टोर करते हैं और फिर हम एवरीडे मेंबर को सप्लाई करते हैं। उस वाटर टैंक स्टोरेज का भी जो जो वाटर टैंक है उसको भी मलहम पट्टी जैसे उसका रिपेयर्स करवाना है तो वो भी एक रिपेयर्स में आ जाता है। वाटर पंप्स जो लगे होते हैं वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रिसिटी के कम ज्यादा लोड होने की वजह से या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी कभी खराब हो जाते हैं, कभी जल जाते हैं। तो उसको भी वर्किंग पोजीशन में रखना जरूरी है। तो उसके लिए भी जो खर्चे लगते हैं वो हम कहते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम रिपेयर्स मेंटेनेंस के अंडर ले सकते हैं। ये तो हो गया रिपेयर्स मेंटेनेंस की बात। दोस्तों इसके अलावा और भी कुछ चीजें आ सकती है, जैसे अगर लोकल अथॉरिटी ने कोई ऐसी चीज रूल इम्प्लीमेंट कर दिया जिसकी वजह से सोसाइटी को एक्सपेंस आ गया या कुछ पेमेंट करना पड़ा, तो वो भी हम एक्सपेंस साइड में ले सकते हैं। तो दोस्तों इनकम और एक्सपेंस ये दोनों का जो रिकॉर्ड होता है इसको हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या होता है कि कई बार इन एनी ईयर कभी कभी जो सोसाइटी फंड्स कलेक्ट करती है वो ज्यादा हो जाता है और जो एक्सपेंस करती है वो कम हो जाता है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, सपोज फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर ईयर में सोसाइटी की इनकम है 10,000 रुपीज, सारे जो चार्जेस सोसाइटी ने कलेक्ट किए हैं मेंबर से वो है 10,000 रुपीज। इन अ सेम ईयर सोसाइटी ने जो एक्सपेंस इंकर किए हैं इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, सपोज फॉर एग्जांपल वो टोटल मिला के होते 8,000 रुपीज। अब क्योंकि सोसाइटी की इनकम ज्यादा है 2,000 रुपीज से, तो जो 2,000 रुपीज का डिफरेंस आया
उसे हम कहेंगे सरप्लस। दोस्तों ये प्रॉफिट नहीं है, इसे हम कहते हैं सरप्लस, या दूसरी भाषा में, आसान भाषा में हम कहेंगे इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, यानी कि जो इनकम पार्ट है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, तो वो हमारा हो जाता है सरप्लस। ये हो गया एक सिचुएशन। सेकंड, कभी कोई फाइनेंशियल ईयर में ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिए सोसाइटी ने जो इनकम कलेक्ट की है वो 10,000 है, लेकिन सोसाइटी ने जो एक्सपेंस किए हैं वो 12,000 या 13,000 हो गए, यानी कि इनकम से ज्यादा हो गए। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में सोसाइटी को लॉस हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम सर्विस ओरिएंटेड है, हम इसको लॉस का नाम ना देते हुए हम इसको नाम देंगे डेफिसिट, या फिर हम उसको नाम देंगे एक्सपेंस ओवर द इनकम। ठीक है, तो ये जनरली केस में होता है, जैसे अभी 2021 या 21-22 जो हमारा कोरोना का टाइम था, कोविड-19 का टाइम था, उस टाइम पे हो सकता है कि लोगों की इनकम बहुत सारी कम हो चुकी थी, लोग बहुत सारे सोसाइटीज में मेंटेनेंस पे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सोसाइटी को एक्सपेंस करना तो जरूरी हो गया था। उस टाइम पे एक मेजर एक्सपेंस आ गया था, जैसे जिसको हम कहते हैं सैनिटाइजेशन एक्सपेंस या सोसाइटी वेलफेयर एक्सपेंस। सोसाइटी को हर रोज या हर 3-4 दिन के इंटरवल में या एवरी वीक सोसाइटी प्रीमाइसेस या सोसाइटीज की विंग्स को सैनिटाइज करना पड़ता था। पेस्ट कंट्रोल नाम की एक चीज होती है, जिसको हम पेस्ट कंट्रोल जो होता है उसके ऊपर सोसाइटीज को एक्सपेंस करने पड़ते थे। तो ये चीज हमने ज्यादातर फेस किया था कोविड-19 के पीरियड में, जहाँ पे ज्यादातर सोसाइटीज को एक्सपेंडिचर या डेफिसिट आ गया था, जहाँ पे सोसाइटी ने अपने जो रिजर्व फंड थे उसमें से ज्यादा यूज करके एक्सपेंडिचर को मीट किए थे। दोस्तों ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जहाँ पे हमें या तो सरप्लस मिलेगा जिसको जो हम इनकम का पार्ट कहते हैं, या तो फिर हमें डेफिसिट मिलेगा। दोस्तों आगे चलते हैं। अभी ये सरप्लस और डेफिसिट जो है वो ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट। ये एक अकाउंट्स का रूल है। कंपनी में अगर हम बात करें तो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है सरप्लस में। यहाँ पे क्योंकि हम सोसाइटीज हैं तो हमारा सरप्लस या डेफिसिट जो भी है अकॉर्डिंगली सोसाइटीज के रिजर्व्स में ट्रांसफर होगा एंड अकॉर्डिंगली उसकी इफेक्ट है। दोस्तों अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट होता क्या? दोस्तों बैलेंस शीट के टाइटल पे लिखा है बैलेंस शीट एज ऑन दी 31st मार्च ऑफ सो एंड सो ईयर। एक पर्टिकुलर डेट पे, ईयर एंड पे जितनी भी सोसाइटी के पास जो जो अकाउंट में बैलेंसेस है उसका एक समराइज फॉर्म जिसको कहते हैं वो होता है बैलेंस शीट। दोस्तों बैलेंस शीट में भी दो चीजें होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। एक होता है असेट साइड, एक होता है लायबिलिटी साइड। अब क्योंकि जो सोसाइटी है वो एक लीगल एंटिटी है, लीगल एंटिटी हमेशा अपने ओनर से अलग मानी गई है। एज पर लॉ the legal entity and their owners both are different in the eyes of law. That's why उसमें एक कॉलम आता है सबसे पहले जहाँ पे हम दिखाते हैं कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल। दोस्तों सोसाइटी जो बनी है वो उसके मेंबर्स ने एक छोटा छोटा सर्टेन अमाउंट एक्यूमुलेट करके उसको एक फॉर्म किया हुआ है जिसे हम नाम देते हैं शेयर कैपिटल। अब सोसाइटी के पास एक सर्टेन लेवल ऑफ शेयर कैपिटल होता है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्योंकि ये पैसा मेंबर्स ने सोसाइटी को दिया है, इसके लिए सोसाइटी के लिए वो एक लायबिलिटी खड़ी है, लायबिलिटी है जो एट द टाइम ऑफ वाइंड अप या जब सोसाइटी बंद हो जाएगी तब वो उसने मेंबर्स को वापस देना। अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर के टाइटल पे लिखा जाता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। दोस्तों ऑथोराइज शेयर कैपिटल है क्या? हम देखते हैं कि सोसाइटी के पास, क्योंकि सोसाइटी एक लॉ में फॉर्मेट हुई है, एक लीगल स्टैट्यूट के अंदर बनी हुई है, उसको एक मैक्सिमम कैपिंग दिया हुआ है, एक लिमिट दी हुई है। उस लिमिट से ज्यादा वो शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। दैट्स द मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ द इशूइंग द शेयर कैपिटल। उसके बाद आता है इशूड और पेड कैपिटल, पेड शेयर कैपिटल। दोस्तों हम सब हमारी सोसाइटी के मेंबर हैं, हमने कुछ पैसे हमारी सोसाइटी में इन्वेस्ट करके
शेयर सर्टिफिकेट लिया हुआ है, हमने हमारी सोसाइटी से कुछ शेयर परचेस किए हुए हैं, तो वो जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। दोस्तों उसके बाद आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। दोस्तों ये रिजर्व्स है क्या? ये रिजर्व्स है, सोसाइटी क्योंकि एक बनती है उसके बाद वो लंबे समय तक चलती है, और जैसे मैंने कहा कि किसी ईयर में सोसाइटी को सरप्लस होता है, किसी ईयर में सोसाइटी को डेफिसिट होता है। तो जब जब सोसाइटी को सरप्लस होता है, वो सरप्लस हम एक पर्टिकुलर बॉक्स में रखते हैं जिसको हम नाम देते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। दोस्तों उसमें एज पर लॉ बहुत सारी कैटेगरीज बनाई गई है। एक होता है रिजर्व फंड, एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है रिपेयर फंड, एक होता है सिंकिंग फंड, एक होता है रिजर्व एंड मेंटेनेंस सरप्लस फंड। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लॉ के तहत फंड्स को नाम दिए गए है। तो वो सब रिजर्व फंड ही है, लेकिन उसको अलग अलग पर्पस के वजह से अलग अलग नाम से उसको सेग्रीगेट किया गया। इसके बाद आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। बैलेंस शीट में एक आइटम होती है सन्ड्री क्रेडिटर्स। दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर्स है, मैं आपको बताना चाहूंगा क्रेडिटर मतलब क्या। क्रेडिटर होता है कि जैसे सोसाइटी को या किसी भी एंटिटी को किसी को पैसा देना बाकी है, हमने एक्सपेंस इंकर किया है लेकिन पेमेंट करना बाकी है, तो हम उसको कहेंगे क्रेडिटर। सोसाइटी में भी ऐसे इस तरह के क्रेडिटर आ सकते हैं, जैसे सोसाइटी पे करती है, सैलरी एक्सपेंस पे करती है। बहुत सी बार सोसाइटी लीगल एडवाइस देती है, तो जो हमारे लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं, तो हो सकता है कि उनको भी पेमेंट करना बाकी हो, वो भी क्रेडिटर में आ जाते हैं। बहुत सी बार होता है कि जो हमारे सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन्होंने मेंटेनेंस चार्जेस जो है एडवांस में दे दिए। अब क्योंकि मेंबर ने मेंटेनेंस चार्जेस एडवांस में तो दे दिया है, लेकिन सोसाइटी को आने वाले कुछ समय में सर्विस बाकी है, तो उनको भी हम सेग्रीगेट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो दोस्तों जहाँ पे सोसाइटी को या तो पेमेंट करना बाकी है या तो सर्विस देना बाकी है, ऐसे ऐसे हम लोगों को कहेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके बाद आता है प्रोविजंस या करंट लायबिलिटीज। दोस्तों बहुत सी बार ऐसा होता है, जनरली एक चीज देखी जाती है मार्च मंथ, क्योंकि हम पेमेंट करते हैं ड्यूरिंग द ईयर। जो हम पेमेंट करते हैं, जैसे एक साल में 12 महीने हैं, तो 12 महीने के 12 ड्यूज होते हैं। जैसे अप्रैल महीने का जो हम सैलरी का, अगर फॉर एग्जांपल सैलरी को देखें, तो अप्रैल महीने का जो सैलरी है वो 30 अप्रैल को ड्यू होगा और उसका पेमेंट होगा नेक्स्ट मंथ में, यानी कि मई के फर्स्ट वीक। तो अप्रैल का सैलरी पेमेंट होता है मई में, उसी तरह मई का सैलरी पेमेंट होता है जून में। उसी तरह जैसे साल पूरा खत्म होता है और मार्च महीने का पेमेंट जो होता है वो जनरली मेजॉरिटी केसेस में नेक्स्ट ईयर यानी कि अप्रैल में जाता है। अब क्योंकि मार्च का पेमेंट अप्रैल में तो जा रहा है, लेकिन एज ऑन 31 मार्च जो हमारा ईयर खत्म हो रहा है, उस दिन को वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है। तो ऐसे हम एक्सपेंस को हम सेग्रीगेट करके लिखते हैं करंट लायबिलिटीज या तो प्रोविजन में। हम उसका एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं कि आने वाले साल में यानी कि 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स हमें वो पेमेंट करना है, या तो हमें वो पैसे किसी को देने या चुकाना। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी से पेमेंट एडवांस में ले लिया है, या कई बार हमने कोई इनकम एडवांस में ले ली, तो उसको भी हम सेग्रीगेट करेंगे करंट लायबिलिटीज के अंदर। दोस्तों ये तो हो गया बैलेंस शीट का लायबिलिटी से, जहाँ पे हमने देखा कि सोसाइटी को किसी को पेमेंट्स देने हैं या सोसाइटी के पास कुछ फंड्स पड़े हैं, तो ये हो गया लायबिलिटी से। अब हम बात करते हैं कि असेट साइड, बैलेंस शीट की दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज असेट साइड। दोस्तों असेट यानी क्या होता है? असेट एक ऐसी चीज है जिसको रियलाइज करके हम कैश रियलाइज कर सकते हैं, और हमें अगर किसी को पेमेंट करना है या हमें कैश की रिक्वायरमेंट है, तो हम उस चीज में से कैश रियलाइज करते हैं। जिसमें असेट में भी अब बहुत सारी कैटेगरीज है। जैसे अगर एक कैटेगरी देखा जाए तो फिक्स असेट। दोस्तों फिक्स असेट यानी कि जो लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर फिक्स असेट्स में हम देखा जाए तो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफिस में जो डेली ट्रांजैक्शन या डेली एडमिन काम के लिए
बहुत सारी सोसाइटीज में कंप्यूटर होता है, प्रिंटर्स होते हैं या बहुत से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, वो आ जाता है फिक्स एसेट्स के अंदर। सोसाइटी ऑफिस में जैसे हमने देखा कि फर्नीचर लगा हुआ है, टेबल चेयर लगे हुए हैं। सोसाइटी का एक क्लब होता है, क्लब के अंदर भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज होती है जो हम हमारे मेंबर्स को देते हैं। सोसाइटी के पास एक वाटर पंप होता है जिसके जरिए हम वाटर टैंक में पानी स्टोर करते हैं और उसी के जरिए हम हमारे मेंबर्स को वाटर सप्लाई करते हैं। तो ये हो गया वाटर। दोस्तों ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम फिक्स एसेट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये फिक्स एसेट्स जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें डेप्रिसिएशन लगता है। दोस्तों डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है वेयर एंड टेयर ऑफ द एसेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर, हम बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, और एक समय के बाद जो है, अगर हमने देखा होगा कि हम लोगों को कहीं को घुटनों का दर्द शुरू होता है, हम लोगों को आंखों में चश्मे लग जाते हैं, हम लोगों के जो हाथ पैर के जो जॉइंट्स हैं वो दुखने लगते हैं, हमारे बाल सफेद होते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे शरीर का एक डेप्रिसिएशन है। हमारा शरीर एवरीडे डेप्रिशिएट होते जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो दिन बर दिन घटती जा रही है। दोस्तों इसी को हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन। तो जैसे हमारे शरीर में ये चीज लगती है, उसी तरह जो सोसाइटी के जो फिक्स एसेट्स हैं उनको भी ये चीजें लागू पड़ती है। दोस्तों मान लीजिए हमने कोई कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज किया सोसाइटी के अकाउंट्स या कुछ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने। अब क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है और आप सब जानते हैं कि आज के ज़माने में जो है टेक्नोलॉजी एवरी डे अपग्रेड हो रही है, एवरी डे इसमें कुछ ना कुछ नए चेंजेस आ रही है। तो ये जो हमने फिक्स एसेट परचेज किया है, लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप जो भी आपके, वो दिन बर दिन उसका जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम होते जाएगा। दिन बर दिन वो उसके जो नए वर्जन मार्केट में आए तो हमारा जो फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो ये जो वैल्यू कम होती है, उस कम होती हुई वैल्यू को जब हम फाइनेंशियल वैल्यू में उसको जब रिकॉर्ड करते हैं तब उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। इसको हम और भी आगे देखेंगे। दोस्तों आगे चलते हुए बैलेंस शीट की अगर और आइटम देखें तो उसमें एक मेजर आइटम आती है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इन्वेस्टमेंट क्या है? तो जो फंड्स सोसाइटी हमसे कलेक्ट करती है सिंकिंग फंड के तौर पे, रिपेयर फंड के तौर पे या अदर रिजर्व्स फंड के तौर पे, तो बायलॉज और अदर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है, जो हम सोसाइटी को लागू करता है, वो ये कहता है कि सोसाइटी वो फंड कलेक्ट करके अपने पास नहीं रख सकती। दोस्तों सोसाइटी को वो फंड कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। मेजरली ये चीज इन्वेस्ट होती है फिक्स डिपॉजिट के तौर पे। क्योंकि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं तो रूल ये कहता है कि बेटर रहेगा अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा कोऑपरेटिव बैंक्स में अगर इन्वेस्ट करें तो ये एक अच्छी चीज मानी जाएगी, दोनों के डेवलपमेंट के लिए अच्छा हो। तो जो फंड्स हम सोसाइटी हमसे कलेक्ट कर रही है वो सोसाइटी जो है इन्वेस्ट करती है एफडी के तौर पे, फिक्स डिपॉजिट के तौर पे। फिक्स डिपॉजिट में भी अलग अलग होता है, कोई लॉन्ग टर्म होता है, कोई शॉर्ट टर्म होता है, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। दोस्तों इस पे जैसे हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न देते हैं, उसी तरह सोसाइटी का जो पैसा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट हुआ है तो सोसाइटी को भी वहां से कुछ इनकम जनरेट होती है जो हम इंटरेस्ट के जानते हैं। बहुत सी बार ये डिविडेंड के तौर पे भी आती है। अब लॉ ये कहता है कि जो इंटरेस्ट इनकम सोसाइटी को इन्वेस्टमेंट से जनरेट हो रही है तो वो इंटरेस्ट इनकम को यूज करना या खर्चा करना अलाउड नहीं है। ये इंटरेस्ट इनकम पर्टिकुलरली उसी इन्वेस्टमेंट में फिर से इन्वेस्ट होनी चाहिए और इन्वेस्ट होने के बाद जो टोटल क्यूमुलेटिव अमाउंट है वो फिर से इन्वेस्ट होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल अगर आप वो इन्वेस्टमेंट रिपेयर्स के लिए या सोसाइटी के कुछ बेनिफिट के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं तो, अदरवाइज वो पैसा उधर का उधर ही जाना चाहिए और री इन्वेस्ट होना चाहिए। दोस्तों ये बात हो गई इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। अब इसमें एक और चीज आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सोसाइटी का होता है, कैश इन हैंड बैलेंस एंड कैश एट बैंक बैलेंस। दोस्तों
जैसे कि हम सब छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम सब कहीं ना कहीं बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह सोसाइटी भी हमारा पैसा बैंक में इन्वेस्ट करती है। ये तो एक बकायदा रूल हो गया है अब कि मेंबर्स को जो मेंटेनेंस चार्जेस पे करना है वो सोसाइटी को बाय चेक या बाय ईसीएस या एनी मोड ऑफ अदर देन कैश में ही पेमेंट करना है। नो मेंबर इज अलाउड टू पे देयर मेंबरशिप फीस और मेंटेनेंस चार्जेस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश में हम हमारा मेंटेनेंस चार्जेस पे नहीं कर सकते। तो इससे होता क्या है, हमारा फंड्स बैंक में डिपॉजिट होता है, बैंक सोसाइटी का जो बैंक में अकाउंट है वहां पे डिपॉजिट होता है और थर्ड पार्टी के थ्रू हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स में डिपॉजिट होता है और हमारे सोसाइटी के पास फंड्स बनते हैं। इससे एक चीज अगर हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखा जाए तो हमारा पैसा, हम मेंबर्स हैं, सामने हमारी सोसाइटी है, हमारा पैसा सोसाइटी में डायरेक्ट ना जाते हुए बैंक के थ्रू घूम के जा रहा है। तो इससे एक फायदा गवर्नमेंट को ये होता है कि दे कैन हैव अ गुड डॉग वॉच, मतलब हमारे पैसों पे वो एक तरह से नजर रख सकते। तो दोस्तों ये हो गया बैलेंस शीट, ये सोसाइटी का बैंक अकाउंट वहां पे शो होता है सोसाइटी के एंड्स में। एज ऑफ 31 मार्च सोसाइटी के पास कितना पैसा है वो भी वहां पे शो होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन, जो मैंने पहले कहा डेप्रिसिएशन, थोड़ा सा उसको हम डिटेल में देखते हैं। डेप्रिसिएशन जो है उसका कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होता, इट इज ए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लेकिन क्योंकि ये एक फाइनेंशियल एसेट को इम्पैक्ट करती है, एक मॉनेटरी टर्म्स को इम्पैक्ट करती है, इसके लिए हम उस चीज को फाइनेंशियल टर्म्स में या फाइनेंशियल मेजरमेंट में मेजर करके हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये रिकॉर्ड होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जैसे कि हमारा शरीर है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमें घुटनों में दर्द है तो हम वहीं पे डॉक्टर के पास जाके पर्टिकुलर उस चीज का इलाज करवाते हैं। अगर हमारे सर में दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाके उसको बोलते हैं हमें सर दर्द का इलाज। तो उसी तरह डेप्रिसिएशन का भी जो है उसको एक पर्टिकुलर रेट दिया गया है, हम किसी भी एसेट पे हमारी मर्जी के मुताबिक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ है, एक इनकम टैक्स लॉ भी है, दूसरे भी अदर लॉ है जो सोसाइटी को कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट करता है। तो उन सब ने मिला के कॉमन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो फाइनल किया है। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको उससे बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कंप्यूटर एसेट है या प्रिंटिंग मशीन है या लैपटॉप है, जो भी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी है, या एक मोबाइल फोन हो गया, तो टेक्नोलॉजी जो है वो एवरी डे अपग्रेड हो रही है, बल्कि एवरी आवर अपग्रेड हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको हमें हायर रेट पर डेप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, सो दैट हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेडेड रह सकें। तो डेप्रिसिएशन का जो रेट ऑफ परसेंटेज है जो हम कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एसेट पे लगाते हैं, दैट इज ए 40%, 40%। दोस्तों दिस इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कहीं पे भी लॉ में या किसी भी एक्ट में 40% से ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं दिया है। मैक्सिमम अ पर्सन कैन चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट इज अ 40%। दोस्तों मेजॉरिटी अगर हम अभी बात करें हाउसिंग सोसाइटी के रिलेटेड, तो सोसाइटी के रिलेटेड एक तो हो गई ये कंप्यूटर एंड प्रिंटिंग मशीन के रिलेटेड। सोसाइटी के दूसरे जो असेट्स होते हैं वो क्लासीफाई होते हैं मशीनरी के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर पंप, वाटर पंप एक तरह का मशीनरी है। दोस्तों एज पर लॉ मशीनरी के लिए जो रेट डिसाइड हुआ है वो है 15%। इट इज ए 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एवरी ईयर हम लोग को ये रेट पे उस असेट को डेप्रिशिएट करना होता है। इसके बाद जो एक असेट क्लासीफाई होता है वो है फर्नीचर एंड फिक्सचर। दोस्तों सोसाइटी ऑफिस में टेबल हो गया, चेयर्स हो गया, या क्लब में कुछ ऐसी चीजें हो गई जो फर्नीचर के हेड में क्लासीफाई होती है, उसके लिए जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है 10%, 10%। दोस्तों हाउसिंग सोसाइटी के लिए ये 3 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज मोर देन इनफ। अगर कोई और ऐसी चीज या ऐसी एसेट क्लासीफाई होती है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि मशीनरी या फर्नीचर के उसमें किस हेड में वो क्लासीफाई होती है और अकॉर्डिंगली हम उसको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है चार्ज करते हैं।
दोस्तों ये तो हो गया अकाउंट्स। अकाउंट्स में भी एक चीज अगर मैं बताऊं, बहुत ही बेसिक चीज, तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं या जब उसकी एंट्री करते हैं, तो हम जो एंट्री लेते हैं हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी एंट्री लेनी, या जो एक्सपेंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एक्सपेंस कौन से हेड में जाना चाहिए। तो उसके लिए जो होता है हम चेक करते हैं वाउचर्स। वाउचर्स जो होते हैं दोस्तों, उसमें पर्टिकुलरली लिखा होता है कि कौन सा एक्सपेंस हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना हो रहा है और कब हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स, डेट, वाउचर नंबर, पे टू होम, किसको हम पे कर रहे हैं, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन वर्ड्स, सो दैट हम उसमें फ्रॉड को रोक सके, और नीचे होगा साइन बाय द प्रिंटर्स। तो अलग अलग सोसाइटी के लिए ये अलग अलग चीजें मायने रख सकती है। जनरली अगर हम बात करें तो देयर आर 3 ऑफिस बैरियर्स जिनका सिग्नेचर वाउचर पे होना बहुत जरूरी है। वाउचर एक ऐसा स्टेटमेंट है या ऐसा पेज ऑफ पेपर है जो आपको दिखाएगा कि एक पर्टिकुलर एक्सपेंस किस पर्पस के लिए हुआ है, कब हुआ है, कितना हुआ है और उसको किसने ऑथोराइज किया हुआ। जैसे कि हेमंत सर ने हमें लेक्चर के स्टार्टिंग में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, वाउचर शुड बी साइन बाय मैनेजर और ट्रेजरर एंड अदर ऑफिस बेयरर्स। दोस्तों फ्रॉड को रोकने के लिए मैं आगे आपको चल के बताऊंगा कि इसमें भी फ्रॉड कैसे होता है। फ्रॉड को रोकने के लिए वाउचर को ऑथोराइज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो होगा जो मैनेजर है वो वाउचर को ऑथोराइज करेगा। उसके बाद जो ट्रेजरर है जो एक्चुअल पेमेंट देने वाला है या जो पेमेंट को ऑथोराइज कर रहा है, जिसके पास सोसाइटी के फाइनेंशियल्स को हैंडल करने का पावर है, सोसाइटी के फाइनेंशियल्स को टिका के रखने का, या उसमें कोई भी तरह का मिसबिहेव या माल प्रैक्टिस ना हो, ये संभालने की काम, ये जिम्मेदारी होती है ट्रेजरर। तो उसको ट्रेजरर भी ऑथोराइज करेगा। इसके साथ अगर बहुत ही लॉफुल, जैसे अगर कोई सोसाइटी है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, जो बहुत ही लॉ को अच्छे से फॉलो करती है, तो वहां पे एक और ऑफिस बैरियर आएगा जिसको हम नाम देते हैं सेक्रेटरी। और A1 अगर सोसाइटी की बात करें जो 100% कंप्लायंस में बिलीव करती है, जो 100% कंप्लायंस करती है, तो वहां पे एक और सिग्नेचर आएगा चेयरमैन। तो ये क्रोनोलॉजी होती है। लोअर लेवल पे मैनेजर, उसके ऊपर ट्रेजरर, उसको ऑथेंटिकेट करेगा सेक्रेटरी, उसको ऑथेंटिकेट करेगा चेयरमैन। दोस्तों ये सब अगर ऑफिस बैरियर का ऑथेंटिकेशन है तो माना जाता है कि वो वाउचर सेफ है और पर्टिकुलर ऑथेंटिकेट, उसमें कोई भी तरह का शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये हो गया वाउचर। लॉ ऐसा कहता है कि वाउचर के साथ उसका बिल या सपोर्टिंग होना जरूरी है। दोस्तों हम बहुत सी बार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम अगर दुकान से कुछ छोटी मोटी चीजें लेते हैं तो वहां पे हम बिल नहीं लेते। ये बहुत हम गलत करते हैं दोस्तों। हमारे तो लाइफ में एक बार चल भी जाता है, लेकिन सोसाइटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हर एक वाउचर के साथ, हर एक एक्सपेंस के साथ उसका कुछ ना कुछ सपोर्टिंग हो, कुछ ना कुछ उसका बिल हो। ये एक जरूरी है। ये चीज रिलेट करती है ऑडिट के रिलेटेड। जब हम आगे ऑडिट को देखेंगे तो उसमें भी ये चीजें। तो दोस्तों ये सारी चीजें बना के होता है हमारा अकाउंट्स। अकाउंट्स जो होता है वो फाइनल डेट पे यानी कि 31 मार्च के दिन फाइनल किया जाता है। पूरे साल के ट्रांजेक्शन उस दिन पे क्लोज किए जाते हैं। अब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्ट है, वो एक्ट ये कहता है कि अकाउंट्स जो है वो 45 दिन के अंदर, सॉरी, विद इन 45 डेज वो प्रिपेयर हो जाना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि हम जो देखते हैं 31 मार्च को जो हमारा ईयर खत्म होता है उसके 45 डेज के अंदर हमारा जो अकाउंट है सोसाइटी का वो रेडी हो जाना चाहिए। दोस्तों ये हो गया अकाउंट्स के रिलेटेड। अब कुछ हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो अकाउंट्स के रिलेटेड ही इम्पोर्टेंस इतना सेम इम्पोर्टेंस रखते हैं, सेम महत्व रखते हैं। दोस्तों इसमें पहली चीज आती है टैक्सेशन। हम सब जानते हैं दोस्तों, हम इंडिया में रहते हैं, हमें कहीं ना कहीं टैक्सेस पे करने पड़ते, चाहे आप अपनी मर्जी से करें चाहे आप बिना मर्जी करें, लेकिन टैक्सेस तो पे करने होते। अब हमारे जो इंडियन लॉ है
उसमें हम दो तरह के टैक्सेस देखते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसे हम कहते हैं ऐसा टैक्सेशन जिसकी लायबिलिटी और बर्डन हम दूसरों पे शिफ्ट नहीं कर सकते। यानी कि बेस्ट एग्जांपल इज इनकम टैक्स। यानी कि मैं एज अ प्रीतेश डेडिया जो भी मेरी इनकम कमा रहा हूँ उस पर जो भी टैक्स बन रहा है वो प्रीतेश को ही पे करना है। यानी कि मेरा टैक्स मुझे ही पे करना है। मैं अपनी टैक्स का बर्डन या अपनी टैक्स की लायबिलिटी किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। दोस्तों इसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसी तरह से और एक टैक्स आता है इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें हम हमारी टैक्स की लायबिलिटी या हमारा टैक्स का बर्डन हम दूसरों के पास से कलेक्ट करते या दूसरों पे शिफ्ट कर सकते। इसमें बेसिकली आ जाता है आपका जीएसटी। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों बीइंग अ पर्सन, बीइंग एन बिजनेसमैन और बीइंग अ सोसाइटी, जीएसटी एप्लीकेबल होगा मेरे पे, लेकिन उसको पेमेंट करेगा मैं पेमेंट करूं। पेमेंट तो गवर्नमेंट को मैं ही करूंगा, लेकिन उसका बर्डन मैं शिफ्ट करूंगा मेरे मेंबर्स पे। जैसे सोसाइटी अपने मेंबर्स के पास से जीएसटी कलेक्ट करेगी और गवर्नमेंट को पे करेगी। तो जो एंड यूजर है वो एंड यूजर इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर या जीएसटी के अंदर मेंबर होता है। और इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स सोसाइटी के रिलेटेड जो है वो सोसाइटी को खुद को पे करना होता है। बकायदा उसके लिए सोसाइटी को पैन लेना जरूरी है। पैन स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर। ये एक ऐसा नंबर है जैसे स्कूल में होता है ना, हर एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर दिया होता है। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट की आइडेंटिटी जाननी है तो आप कैसे जानेंगे? उसके रोल नंबर से जानेंगे। उसी तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको कैच करेगा पैन के थ्रू। दोस्तों थोड़ा सा हम इस पे कोशिश करेंगे इन डेप्थ जाने के लिए। तो अगर आप सब यहाँ पे जानते होंगे कि हम लोग को कहीं ना कहीं हम इनकम टैक्स पे करते हैं। हमारे जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं कि आपको अब ये टैक्स पे करना है, आपकी ये साल की इनकम इतनी हो रही है, आपका इतना खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे जो है इनकम टैक्स में दो रीजिम है। गवर्नमेंट ने जो है दो रीजिम रखे हैं। एक ओल्ड रीजिम कहा जाता है, एक न्यू रीजिम कहा जाता है। दोस्तों इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो है आपको डिफरेंस आता है डिडक्शन। जो हम लोग चैप्टर 6 के अंदर डिडक्शन लेते हैं। डिडक्शन यानी क्या होता है? गवर्नमेंट सर्टेन एक्सपेंसेस को या सर्टेन इनकम्स को अलाउड करती है कि आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं अपनी टोटल इनकम में से। यानी कि आप सालाना अगर 5 लाख रुपए का इनकम कमा रहे हैं तो उसमें से आपको मान लीजिए एक पर्टिकुलर, जैसे अगर कोई इंसान LIC का पेमेंट करता है या अपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए पेमेंट करता है तो वो पेमेंट जो है वो उसको डिडक्शन मिल जाता है। यानी कि 5 लाख के टोटल इनकम में से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए जो आपने एक्सपेंस पे किया है वो 5 लाख से घट जाएगा और रिमेनिंग बैलेंस पे आपको टैक्स पे करना है। उसी तरह से सोसाइटीज के लिए भी कुछ डिडक्शन मिलते हैं। मैं फास्ट रिकैप में छोटे से संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा। इंडिविजुअल के लिए पहले अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो इंडिविजुअल के लिए दो रीजिम है, एक ओल्ड रीजिम, एक न्यू रीजिम। ओल्ड रीजिम का जो है वो स्लैब रेट दिए हुए हैं। सबसे पहले तो जो 2.5 लाख तक का इनकम होता है किसी भी इंडिविजुअल को 2,50,000 तक कोई भी इनकम टैक्स चार्ज नहीं होता। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, तो ये चीज याद रख लीजिए, 2,50,000 तक आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं पे करना अनलेस एंड अनटिल आपने कोई स्पेशल इनकम कमाई। सॉरी, अगर नॉर्मल जो आप इनकम कमाते हैं तो उसमें आपको 2,50,000 तक कोई पेमेंट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी ने हमने कोई विनिंग पजल किया और विनिंग पजल से हमको कुछ गिफ्ट मिला। मान लीजिए हम लोग ने कौन बनेगा करोड़पति में हम पार्टिसिपेंट हुए, वहां से हमने कुछ सर्टेन इनकम कमाई। तो दोस्तों ये जो इनकम है वो स्पेसिफिक इनकम है जो हमारी डेली रूटीन में हम नहीं कमाते, जो कभी कभी हमको जनरेट होती है। तो ऐसे समय पे इनकम टैक्स आपको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ टैक्स पे चार्ज करेगा। लेकिन जो हम डेली इनकम कमाते हैं, जैसे कि मैं एक टैक्स कंसल्टेंट, मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे वहां से सैलरी जनरेट होती है, मैं दूसरी जगह कंसल्टेंसी देता हूँ,
वहां से मुझे प्रोफेशनल इनकम जनरेट होती है। तो ये सारी जो मेरी डेली की इनकम जनरेट होती है, वो इनकम का टोटल 2,50,000 तक मुझे कोई भी इनकम टैक्स नहीं देता। उसके बाद का जो स्लैब रेट आता है, अगर ओल्ड रिजिम के अंदर हम बात करें तो देयर आर 4 स्टेप्स। पहला जो होता है अप टू 2,50,000 देयर इज अ नील रेट ऑफ टैक्स, यानी कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। सेकंड स्लैब आता है 2,50,000 टू 5,00,000 रुपीज। दोस्तों इस पे जो टैक्स अमाउंट टैक्स परसेंटेज चार्ज होता है वो होता है 5% के रेट पे आपको टैक्सेशन चार्ज होता है। लेकिन क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है, हमारे इंडिया में जो है जो खेती प्रधान हम हमारे कहते हैं कि हमारा देश जो है खेती प्रधान है, ज्यादा करके हम एग्रीकल्चरल के ऊपर बेस्ड। तो उसके वजह से जो है एग्रीकल्चर इनकम जो है वो टोटली एग्जेम्प्ट की गई है। आपको एग्रीकल्चर से आप कितना भी पैसा कमाओ, आपको उस पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी अदर इनकम जो है वो 2,50,000 से 5,00,000 के बीच में फॉल करती है, तो वहां पे आपको जो रेट चार्ज होगा वो 5% चार्ज होगा। लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है। अंडर सेक्शन 87A एक रिबेट नाम से एक डिस्काउंट दिया जाता है, जो कि अप टू 12,500 रुपीज तक का वो डिस्काउंट। अगर उसके बाद आपकी अगर कुछ इनकम है तो वहां पे आपको टैक्स पे करना जरूर है। उसके बाद का जो स्टेप आता है वो है 5,00,000 टू 10,00,000 रुपीज, जिसके ऊपर आपको 20% का रेट चार्ज होता है। उसका जो है 10,00,000 एंड अबव, वहां पे स्ट्रेट अवे 30% का रेट चार्ज। दोस्तों ये तो हो गया रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब ये जो इनकम टैक्स अराइज होगा उसके ऊपर भी जो गवर्नमेंट है वो 4% का एजुकेशन सेस लेती है। ये हो गया हमारा ओल्ड रिजिम के अंदर। अगर हम न्यू रिजिम में देखा जाए तो वहां पे सैलराइड पीपल के लिए थोड़ा सा बेनिफिट दिया हुआ है। जो 5,00,000 और 10,00,000 का जो गैप है उसको 5,00,000 टू 7,50,000 एंड 7,50,000 टू 10,00,000 वैसे उसको डिवाइड कर दिया गया। तो वो आप अपने रिस्पेक्टिव टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट से जान सकते हैं। तो ये हो गया इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स, आपके और मेरे। जिस तरह आपको और मेरे को इनकम टैक्स लगता है उसी तरह सोसाइटी को भी इनकम टैक्स लगता है। गवर्नमेंट ने उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस दिए, कुछ स्लैब दिया हुआ है अप टू 10,000। अब क्योंकि सोसाइटी आर्टिफिशियल पर्सन है, कहीं ना कहीं सोसाइटी इनकम कमा रही है इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस, इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस, तो सोसाइटी को भी टैक्सेशन का रेट एप्लीकेबल होता है। तो वहां पे जो स्लैब रेट है वो 3 स्लैब में बटा हुआ है। उसमें भी ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम है। ओल्ड रिजिम की अगर हम बात करें तो उस पर फर्स्ट जो स्लैब आता है वो अप टू 10,000 रुपीज, यानी कि आपका 1 रुपए की इनकम से लेके अप टू 10,000 तक का इनकम है तो वहां पे जो रेट चार्ज होगा वो है 10%। उसके बाद 10,000 से लेके 20,000 का जो रेट है, जो स्लैब है, वहां पे रेट चार्ज होगा 20%। और 20,000 से अबव अगर सोसाइटी को इनकम हो रही है वहां पे जो रेट चार्ज होगा 30%। दोस्तों ये जो रेट मैंने बताया वो आपको इनकम टैक्स के रेट। इसके बाद ये रेट चार्ज करके जो इनकम टैक्स का अमाउंट आता है उसके ऊपर फिर से 4% का एजुकेशन सेस एप्लीकेबल। ये हो गया ओल्ड रिजिम की बात। अगर हम न्यू रिजिम की बात करें तो न्यू रिजिम में कुछ गवर्नमेंट ने कुछ डिडक्शन कम कर दिए हैं। अच्छा, ओल्ड रिजिम में एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने इंडिविजुअल के केस में एक एग्जांपल दिया कि इनकम में से हम जो LIC प्रीमियम का एक्सपेंस घटा सकते हैं, कुछ खर्चे घटा सकते हैं, उसी तरह से सोसाइटी के लिए भी एक डिडक्शन का सेक्शन है जिसको हम नाम देते हैं सेक्शन 80P। सेक्शन 80P वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी के लिए क्या है कि गवर्नमेंट जो है सोसाइटी को एक बेनिफिट देती है। सोसाइटी ने, क्योंकि सोसाइटी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अगर किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से अगर उसको कुछ इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है, तो फिक्स डिपॉजिट से अगर कुछ इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है तो वो इंटरेस्ट इनकम गवर्नमेंट सोसाइटी को एग्जेम्प्ट करती है। वो कहती है कि क्योंकि आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम अब उसको डिडक्शन देंगे। यानी कि 80P के सेक्शन में इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एग्जेम्प्ट, यानी कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी के टोटल इनकम में से वो इंटरेस्ट इनकम माइनस हो जाएगी और बाकी की जो इनकम बचेगी उस पर एज पर स्लैब रेट आपको टैक्सेशन चार्ज होगा। दोस्तों ये तो हो गई ओल्ड रिजिम की बात। इसमें भी अगर न्यू रिजिम की बात करें
तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने रेट स्पेसिफाई किया है वो स्ट्रेट अवे 22% का रेट, 22% income tax straight away on your income. There are no deduction, no exempt income, and again 4% of education cess on that income tax. दोस्तों ये हो गया इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दोस्तों ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि जब भी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को इनकम देता है, एक का एक्सपेंस दूसरे के लिए इनकम बनती है, अब जो दूसरा पर्सन है वो अपनी इनकम कैलकुलेट करता है नेक्स्ट ईयर में, जैसे 31 मार्च जाने के बाद। Pritesh ji, we'll have to conclude in 5 minutes. There are questions. Okay sir. 5-7 मिनट में प्लीज कंक्लूड कर लीजिए। Sure sir. And the rest of it we'll have to take it in the session 2, session 3, session 4 जो भी बनेगा सर। Okay sir, sure. तो टीडीएस जो होता है वो हम किसी का पैसा एडवांस में काट के गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब इन सब ये जो टैक्सेशन है सबकी गाइडलाइंस, ड्यू डेट्स होती है, गाइडलाइंस होती है। इनकम टैक्स के लिए जो गाइडलाइंस है वो 30 सितंबर है, 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। उस दिन के पहले पहले सोसाइटी को इनकम टैक्स का रिटर्न गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। टीडीएस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी परसेंटेज है। ज्यादा करके सोसाइटी को 2 सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं। एक तो होता है 194C, जहाँ पे अगर सोसाइटी ने किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया है, अगर सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल है तो वहाँ पे हम 1% टीडीएस कट करेंगे। अगर सामने वाला पर्सन नॉन इंडिविजुअल है, अदर देन इंडिविजुअल है, तो 2% के रेट से टीडीएस काट के हम उसको गवर्नमेंट को सबमिट करें। उसके लिए सोसाइटी को 10 नंबर लेना जरूरी है। इट इज ए टैक्स आइडेंटिफिकेशन अकाउंट नंबर, जिसके जरिए गवर्नमेंट आपको ट्रैक करेगी कि आपने किसी पर्सन का टैक्स काट के गवर्नमेंट को पे किया है। इसका रिटर्न भरने की पेमेंट करने की जो ड्यू डेट होती है वो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है। मान लीजिए आज नवंबर चल रहा है, नवंबर का जो पेमेंट है मैंने टीडीएस किसी का काटा, सपोज फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी एजेंसी का मैंने टीडीएस काटा, तो मुझे लास्ट टू लास्ट 7th ऑफ दिसंबर उसको गवर्नमेंट तक पे करना है। और इसका जो रिटर्न जाता है वो क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न सबमिट होता है। अब इसके बाद जो टैक्सेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको शॉर्ट में कहेंगे। जीएसटी जो है हर सोसाइटी को एप्लीकेबल नहीं होती। एज पर लॉ अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी का या किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर मंथ मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 से ज्यादा है, नॉट अप टू 7,500, बियॉन्ड दी 7,500 एंड दी एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 20 lakhs, तो उस केस में सोसाइटी को जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सोसाइटी को जीएसटी एक्ट में रजिस्टर करना है, जीएसटी नंबर वो लेना है, और फिर जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होता है, टीडीएस का रिटर्न फाइल होता है, उसी तरह से जीएसटी का भी रिटर्न फाइल। इस चीज में अगर हम मौका मिलेगा तो आगे भी और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और हेमंत सर ओवर टू यू। हम जो भी डाउट्स वगैरह है हम ले सकते हैं। थैंक यू सर। Thank you, Mr. Pritesh ji, and good luck for your future career also. We will take up questions, and friends who want to ask questions, may click on that hand button over there, and we will take up questions in sequence. Also, there are other people in our today's webinar who are accountants, chartered accountants, and any expert who want to give their input for any questions. They may just let me know, and we will incorporate their answers also in our webinar. Before we start, our webinar is sponsored by DSK Enterprises, who do computerized billing and digital updating of society records and registers. उनका नाम और नंबर आपके स्क्रीन में है ऑलरेडी। Okay, now we will start with our question and answer session. I will request anybody who wants to just raise their
click on that hand symbol and we will take questions one by one. Anybody else also who wants to answer that particular question, except for Mr. Priteshji, they can also answer it. They can also contribute their knowledge on the same. Similarly, also I invite anybody expert in the field of accounts, audit, any auditor, any accountant, any chartered accountant, even company secretary also, auditors, panel auditors, they are welcome to contact me for lecturing on our webinar. Just send me a private WhatsApp message and we will do the needful. Okay. We will take up first question by Mr. Saumil Aher. Mr. Saumil. Good evening, sir. I hope you can hear me. Yes, yes. थोड़ा सा जोर से बोलिएगा. Good evening, sir. Good evening, Priteshji. मेरा question is regarding the amount जो society charge करती है, like the penalties. So that penalties might come under the asset because society वो decide करेगी कि वो हमारी asset है, हम उसका profits कर रहे हैं उसके ऊपर से. So what happens in many instances, it's connected to the last webinar which Hemant sir had conducted. अभी all of a sudden in instances in which way societies have started few members को उन लोग penalty charge करें और हम सब कैसे कर maintenance कर रहे हैं. जो initially अगर समझो maintenance society लाख रुपया होता था वो divide कर देते थे members के बीच. तो अभी क्या होगा कि नया लॉ है 169A जिसमें 5 टाइम मेंटेनेंस को कलेक्ट करते हैं. तो क्या हुआ कि लाख के बदले भी सोसाइटी को इनकम आ गया है 3 लाख. तो अभी वो 3 लाख को क्या करती है कि वो डिवाइड कर देती है तो ओवरऑल मेंटेनेंस बाकी जो मेंबर्स है उनका कम कर देती है और जो मेंबर्स का वो इंडिविजुअल 3-4 मेंबर्स है उनके ऊपर वो मेंटेनेंस बढ़ा देती है. नाउ व्हाट हैपेंस, वो 3 मेंबर है वो पेमेंट नहीं करते क्योंकि वो डिस्प्यूटेड अमाउंट है. वो बोलते हैं हम 5 गुना क्यों, तो वो 5 गुना का वो डिस्प्यूट में चले जाता है. सो व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैज ऑन द अकाउंट्स व्हेन इट कम्स टू द अकाउंट. एंड सेकंड बीइंग कि वो ऑफ कोर्स इट्स अ डिस्प्यूट एंड व्हिच इज गोना रन फॉर द इयर्स. तो उसका आगे जाके इंप्लीमेंटेशन अकाउंट में क्या होगा. एंड वन मोर थिंग, जब 7,500 का ब्रैकेट है फॉर जीएसटी, तो अभी वो अगर समझो उदाहरण से 3,000 अगर आपका मेंटेनेंस है तो 15,000 हो जाता है, 5 गुना हो जाता है. तो ऑफकोर्स तो आपके जीएसटी के ब्रैकेट में आ गया. तो सोसाइटी ये भी बोलती है कि हम आपका अभी जीएसटी में हम आपको चार्ज करेंगे, यू आर लायबल टू द गवर्नमेंट आल्सो. सो देयर आर 2 फैक्टर्स. वन इज द डिस्प्यूट, वो अमाउंट का हो गया. एडिशनली वो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे गवर्नमेंट एंड से भी जीएसटी लायबिलिटी बढ़ा के. हेंस व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस एंड from a accounts point of view, audit point of view, how much it holds that stand? If you can elaborate a little bit on this, because this is something where many societies since last few years they have started doing this. उन लोग यही सोच रहे हैं कि हमारा मेंटेनेंस बाकी मेंबर्स का कम हो गया है, हम ये 3 मेंबर के ऊपर बर्डन डाल दें. So legal implications on that in terms of accounts, and you can elaborate a little bit on this fact. Thank you very much. हेमंत सर, अगर आप इसको आंसर करेंगे तो बेटर रहेगा. ओके, नो प्रॉब्लम्स. साहब, ऐसा है कि अकाउंट्स इन ए सोसाइटी आर ऑन पारी पासू बेसिस, सरखा सरखा. सिक्योरिटी से 100 रुपये आया, सिक्योरिटी का 100 रुपये खर्चा करना है. सिक्योरिटी का खर्चा, पोस्टल का खर्चा, पगार पानी का खर्चा, बिजली लाइट वगैरह का ये खर्चा हो गया. तो मानो सब खर्चा मिला के, कि खर्चे की बात कर रहे हैं हम, तो सब खर्चा मिला के मानो 200 रुपये हो गए और बिल्डिंग में 20 लोग हैं उदाहरण के तौर पे. तो सबको डिवाइड होता है 200 रुपये, 20 रुपये पर मेंबर आता है. उसमें जो अदर इनकम आती है विच आर नॉन स्टैटिक इनकम. अभी जैसे उदाहरण के तौर पे पगार पानी देना है, सैलरी का, सिक्योरिटी का, वो तो स्टैटिक है ना, हर समय का सेम टू सेम रहेगा. नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस को इनकम में लेना, पेनल्टी को इनकम में लेना, इंटरेस्ट को इनकम में लेना, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के विरुद्ध में है. कम से कम कोऑपरेटिव अकाउंटिंग प्रिंसिपल के विरुद्ध में है. सो व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू आर पेइंग 200 रुपीज फॉर द सिक्योरिटी एजेंसी, you have to collect 200 rupees from the members and divide it equally amongst everybody. This has to be determined in what is called as a budget projection sheet under section 75. And any other income which is non-static,
any other expenditure which is non-static. So any other income which is non-static, जैसे non-occupancy charges, can we say it is static? What do you say, Mr. Ayer? Can we say it is fixed? No, it's not fixed. It will depend as per the tenant when they come and go. Yeah. So can you give me an example? Let me argue with you for half a minute. Can you give me an example of non-static incomes? Non-static, it will be like non-occupancy charges, which won't be a static. If society has passed some resolution regarding some small penalties, तो वो collect कर रही है, that can be the non-static income. So I think these can be some of the non-static incomes. If there is a, I'm not sure, but if there's some mobile tower or something like in temporary space to some member of the society. Exactly. Yeah. उसी तरह आपका नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस स्टैटिक नहीं है, क्योंकि एक साल में है, आधे साल में है, पौने साल में है, वगैरह वगैरह, एंड सो आपका नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कभी कभी लगता है, आई मीन एनओसी चार्जेस, नो ऑब्जेक्शन ड्यूज की कई सोसाइटीज चार्जेस लेते हैं, कई पेनल्टी लेते हैं साइकिल रखने के लिए, ये रखने के लिए, वो रखने के लिए. सो दिस आर नॉन स्टैटिक. तो इस इनकम जब आता है तो ये इनकम को बैलेंस शीट में इनकम में नहीं लेना है, आपको वो रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर देना है. ठीक है, क्योंकि वो आपका इनकम नहीं है. अभी अगर आपने वो इनकम ले लिया और उस बेसिस पे आपने बिल्डिंग बना लिया, तो आपका नेक्स्ट ईयर का बिल्डिंग को क्या आप रिड्यूस करोगे? आप बोलोगे कि नहीं इस बार मेरे को पेनल्टी 2 लाख रुपए आ गया, 2 लाख रुपए इनकम आ गया, 4 लाख हो गया, मेरे खाली बीसी मेंबर है तो हमारे मेंटेनेंस माइनस हो गया. तो उस साल आपने मेंटेनेंस माइनस कर दिया. अब नेक्स्ट ईयर क्या करोगे आप? माइनस में करोगे कि फिर से बढ़ा दोगे? सर डिस्प्यूट्स रेज करेंगे आप कोर्ट में, तो डिस्प्यूट पे जाने वाला नहीं है कहीं पर भी. तो द कीवर्ड इज income is equal to expenditure is equal to division of bills for all members. Any non-static income will be not be considered as an income from members. It will go to reserve fund. Membership entrance fees उधर जाएगा, membership transfer fees उधर जाएगा, share transfer premium उधर चला जाएगा, and so and so. इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है आहिर साहब? सर जैसे कि आपने नॉन स्टैटिक बनाया, लेकिन सोसाइटी क्या कर रही है, वो स्टैटिक बना देती है इन टर्म्स ऑफ सेइंग कि आपका शूरैक बाहर है, हम आपके पास से मेंटेनेंस कलेक्ट करेंगे, और वो स्टैटिक हो जाता है क्योंकि वो फिक्सचर है वहाँ पे पड़ा हुआ है, और वो बोलते हैं हम आपके पास से 5 टाइम्स ले लेंगे. जैसे कि टेरेस है तो बोल रहा है वो स्टैटिक इनकम बना देती है, वो बोलती है कि एवरी ईयर हम चार्ज करते जा रहे हैं, 12 महीना चार्ज किया, बाद में वापस रिकरिंग हो गया, तो वो सोसाइटी क्या करेगी, वो क्या उसमें इनकम में डाल देगी, और इनकम में डाल के वो क्या बोलती है कि अभी हमारे पास तो फंड आ रहा है, चलो हम मेंबर पे भी नहीं कर रहे, लेकिन बोल रहे कि हमारे पास फंड है जो आज न तो कल आएगा, हेंस हम क्या करेंगे, हम सबका बाकी लोगों का मेंटेनेंस वो डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो 200 रुपया जो है अभी ऑलरेडी हमें 400 रुपया मिल रहा है, तो 200 रुपया जो हम डिवाइड किया हुआ था वो 20 मेंबर में जो 10 रुपया आ रहा था वो हम अभी चलो उसको करके 2 रुपया कर देते. तो ये भी प्रैक्टिसेस कर रही है. सो व्हाट इज द लीगैलिटी एंड व्हाट टेक्निकली आर दे करेक्ट, व्हाट दे डू इट, कैन यू एलैबोरेट ऑन दैट? I will take this as your last question because there are other people also. A prudent society will not do what you have just described. A prudent society will take into consideration the expenditure and vis-a-vis make it that as an income, recover that particular expenditure from the members which you say as income. If we have time, we will take up further questions on this thing, Mr. Ayer. Thank you for joining in, sir. Mr. Satyanarayan Gaur sahab, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Please go ahead, sir. हाँ, ये डेप्रिसिएशन का जब बता रहे थे तो मैं ध्यान से सुन रहा था, तो डेप्रिसिएशन के अंदर कंप्यूटर वगैरह के बारे में बातें हुई, लेकिन व्हाट अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग, whether it comes under depreciation or appreciation, उसको कैसे क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लैंग्वेज में अपन समझे, हाउसिंग सोसाइटी को लेकर, ये एक मेरा सवाल है. जी सर, यही सवाल है, कुछ और भी है इसके रिलेटेड? नहीं, डेप्रिसिएशन को, हाँ जी, डेप्रिसिएशन को लेकर सिर्फ इतना ही है मुझे. जी जी जी, मैं बताना चाहूंगा सर, सबसे पहले जो लैंड है इज अ स्कैरसिटी जो है, क्योंकि लैंड जो है पूरे पृथ्वी पर, पूरे जो वर्ल्ड में जो है वो एक स्कैरसिटी रिसोर्स है. क्योंकि वो स्कैरसिटी रिसोर्स है, उसकी वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होगी, उसकी वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट. तो
तो लैंड की जो वैल्यू है वो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं हो। आप कभी भी कोई भी एग्जांपल देख लीजिए, कहीं पे भी केस लॉ देख लीजिए, आपको कभी भी ऐसा सुनने नहीं मिलेगा कि आज ये जमीन मान लीजिए 1 गुंठा जमीन है, वो 1 लाख में मिल रही है, आज से 5 साल के बाद उसका रेट 80,000 या 70,000 नहीं, उसका वैल्यू जो है हमेशा एप्रिशिएट हो। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं आता। अगर हम बात करें बिल्डिंग की, तो अगर सोसाइटी ने अपनी बिल्डिंग को कन्वेंस हुआ है और सोसाइटी की लैंड पे अपना खुद का बिल्डिंग है, कन्वेंस मतलब सोसाइटी जिस प्लॉट पे खड़ी है, जो सोसाइटी का बिल्डिंग जो प्लॉट पे खड़ा है, वहां पे वो लैंड सोसाइटी की खुद की मानी गई है, उसे हम कहेंगे कन्वेंस। अगर कन्वेंस हो चुका है तो जो बिल्डिंग जो सोसाइटी की है उसके ऊपर अगर सोसाइटी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है तो उसका रेट आएगा 10%। लेकिन अगर सोसाइटी ने अपने एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग को क्लासिफाई किया है, पर्टिकुलरली जहाँ वर्ड आ जाता है लैंड, तो वहां सर कभी भी फॉर द लाइफ लॉन्ग डेप्रिसिएशन नहीं है। तो ये एक चीज है। अगर सिर्फ बिल्डिंग को अलग से क्लासिफाई किया हुआ है तो वहाँ पे 10% का रेट चार्ज। राइट सर। ठीक है। और सेकेंडली ये जो आपने मतलब कोई कंसेप्ट नया नहीं है, इनकम टैक्स इन एक्सेस ओवर इनकम, जी जब प्रॉफिट के हिसाब से अपन देखें तो क्या इनकम टैक्स भरना पड़ता है? कई एक सोसाइटियां जो कि इनकम टैक्स नहीं भरती है एक्सेस ऑफ प्रॉफिट इनकम बताने के बावजूद भी। जी तो इसके बारे में कैसे क्या आप समझाओगे? जी। अब सर इसमें क्या है, ये वेरी रिलेटेड टू टैक्सेशन आ जाता है। अब यहाँ पे जो है, जो हम सरप्लस की बात करते हैं, इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, अब क्योंकि सोसाइटी ने जो कलेक्शन किया हुआ है फंड्स का वो मेंबर से किया हुआ है, और सोसाइटी जो एक्सपेंस कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस या सैलरी या सिक्योरिटी चार्जेस या कोई और एमिनिटीज के लिए खर्चा किया, वाटर एक्सपेंस किया, वॉट एवर इट इज, तो वो सारे सोसाइटी के मेंबर के लिए ही खर्चा किया। अब ऐसे केस में जो सरप्लस हमारा बचता है उसके ऊपर कभी भी आपका इनकम टैक्स नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, क्योंकि ये जो सोसाइटी है वो अपने मेंबर्स के लिए काम कर रही है, अपने मेंबर्स को वेलफेयर दे रही है। तो ऐसे केस में जो सरप्लस है वो म्यूचुअलिटी के कॉन्सेप्ट पे एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स लगता किस पे। इनकम टैक्स ऐसी इनकम पे लगता है जैसे कि सोसाइटी ने कहीं अलग से इन्वेस्टमेंट किया है, अपने मेंबर्स के कलेक्शन से अलग कुछ सोसाइटी ने अलग से उन फंड्स को अलग से कहीं पे इन्वेस्ट किया है, या वहां से उनको इंटरेस्ट इनकम आ रही है, या कभी कभी डिविडेंड भी आ रहा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि सोसाइटी ने अपनी जो टेरेस प्रीमाइसेस है वो टावर के लिए कंपनीज को रेंट पे दी हुई है, तो वहां पे जो है वो कंपनी सोसाइटी को रेंट पे करती है एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर, व्हाट्स एवर जो जिस भी तरह से टर्म्स डिसाइड होते हैं। तो ये टावर इनकम जो है या इंटरेस्ट इनकम जो है वो सोसाइटी के मेंबर्स के वेलफेयर देने के अलावा अतिरिक्त की इनकम है। तो ये सारी जो इनकम है वो इनकम टैक्स के लिए ऑफर होती है। जो हमारा सरप्लस होता है वो कभी भी इस पे टैक्सेशन नहीं। Okay. Next question is by Uday Kumar Tandil, please. Yes, sir. Regarding the GST, Yes. if the members' maintenance charge exceeds 7,500 applicable for GST, in that case, if turnover is less than 20 lakhs, is it applicable to GST? Next also, if the society's turnover is more than 20 lakhs and members' contribution is less than 7,500, is it applicable? Next one, what includes in 7,500? Thank you, sir. जी, इस पे मैं आंसर देना चाहूंगा सर। जो जीएसटी के जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें जो कंडीशन डाली गई है वो कंडीशन ये है कि 7,500 पर मंथ एंड 20 lakhs पर एनम, यानी कि जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आपको जीएसटी लगेगा। जहाँ पे 7,500 पर मंथ से ज्यादा मेंटेनेंस है लेकिन टर्नओवर 20 लाख से कम है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। वाइस वर्सा 20 लाख से ऊपर टर्नओवर है लेकिन पर मंथ अगर 7,500 से कम है तो वहां पे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जीएसटी की जो टर्म्स कंडीशन लगती है
both the things 7,500 per month as well as 20 lakhs per month per annum. ये जब दोनों कंडीशन मीट होगी तभी जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी में कुछ चीजें आती है, जैसे कि आ गया मेंटेनेंस चार्जेस, आपका वाटर चार्जेस, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, ऐसे कुछ 3-4 चीजें मिला के वो आपका जो रेगुलर मेंटेनेंस बनता है और जो सिंकिंग फंड जो कलेक्ट करती है सोसाइटी, ऐसे 3-4 फैक्टर मिला के एक पर्टिकुलर अमाउंट जो एवरी मंथ मेंबर से कलेक्ट करना ही करना है कंपलसरी बेसिस, उतनी ही चीजों को कंसिडर करके ये लिमिट स्पेसिफाई। थैंक यू सर। सर यू आर नॉट ऑडिबल। Yeah, okay, I'm sorry. सर एक क्वेश्चन पूछो। जी Yes, sir. Before OC, if the project is under development and if the agreement is made, why GST is to be paid? हेमंत सर, आप इसमें कुछ I'm not able to answer this technical question. I'm not able to answer. It is on the spur of the moment that this particular GST is calculated as of transaction as of today. अभी जैसे उदाहरण के तौर पे आपने बिल तो रेस कर दिया, 100 रुपए का बिल रेस कर दिया, उस पर 18 रुपए जीएसटी देने का भी आपने डिडक्शन कर दिया। आपको तो फाइल 1 महीने के अंदर ही जीएसटी का करना है, तो आप तो फाइल कर दो, बाद में आप क्लेम करते रहो कि भाई जीएसटी पेएबल नहीं था, रिफंड के लिए अप्लाई कर दो। तो आई थिंक यही फॉर्मूला इस पर्टिकुलर इंसिडेंस में भी होगा था, अनिल साहब, जो आपने पूछा। लेकिन ओसी के बाद जीएसटी नहीं मिलने लगता है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ जीएसटी प्रॉब्लम्स। प्रीतिश जी। सर थोड़ा सा मैं अगर इस पे कहना चाहूंगा हाँ जी। कि ये जो ओसी वगैरह पे जो जीएसटी लगता है वो बिल्डर आपको चार्ज करता है, सोसाइटी आपको कभी चार्ज नहीं करती, क्योंकि जब तक आपको ओसी नहीं मिला है आप उस यूनिट को, सोसाइटी के उस यूनिट को यूज नहीं कर सकते या आप वहाँ पे रह नहीं सकते। जब तक एक प्रीमाइसेस बन रही है, ओसी नहीं मिला है, तब तक की जो फॉर्मेलिटीज है उस पर बिल्डर आपको जीएसटी चार्ज करेगा। एक बार जब बिल्डिंग प्रीमाइसेस खड़ी हो गई, एक बार कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हो गई, उसके बाद सोसाइटी आपको जीएसटी चार्ज नहीं करेगी अनलेस एंड अनटिल आप सोसाइटी का जो मेंटेनेंस या टर्नओवर का जो क्राइटेरिया वो सोसाइटी मीट करती है। तो सोसाइटी आपको ओसी आने के बाद आपको कभी जीएसटी चार्ज नहीं। सर जीएसटी चार्जेस मैं टोटल फ्लैट परचेस अमाउंट की बात कर रहा हूँ। नहीं तो आपकी सपोज 1 करोड़ वो सोसाइटी चार्ज नहीं करेगी ना सर, वो बिल्डर ने आपको चार्ज किया होगा। 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया, हाँ। लेकिन ओसी मिलना बाकी है, तो बिल्डर इज चार्जिंग द जीएसटी, लेकिन आफ्टर ओसी जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। यस सर, वो बिल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू है। वहाँ पे वो बिल्डर का जो बिजनेस है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का, वहाँ पे बिल्डर को जीएसटी लगेगा, इसके लिए बिल्डर आपको जीएसटी चार्ज करे। राइट सर। लेकिन ओसी आने के बाद वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में फॉर्म हो जाता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी आपसे जीएसटी चार्ज नहीं करती। राइट सर। यस सर, एनीथिंग एल्स सर? थैंक यू। ओके सर, थैंक यू मिस्टर चांदी। बट आई विल ऑल्सो इन्फॉर्म माई फ्रेंड्स कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर हो गया है, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, और अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको 25,000 रुपए का पेनल्टी लगाने का प्रोविजन है उसके अंदर। आई जस्ट रिपीट, सोसाइटी का टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, जीएसटी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करोगे तो जीएसटी डिपार्टमेंट उस सोसाइटी को 25,000 रुपए का पेनल्टी लगाएगी। एनीवे, थैंक यू मिस्टर तांदिल फॉर ज्वाइनिंग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय स्वप्ना राउत। Hello. Am I audible, sir? यस मैम, प्लीज गो अहेड। सर मेरा जीएसटी को लेके ही एक क्वेश्चन है और एक है एटीपी, सेक्शन एटीपी के लिए। तो पहले मैं जीएसटी का बोलती हूँ। आपने बताया कि 7,500 के नीचे सोसाइटी को जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन जिस केस में कमर्शियल शॉप्स भी होते हैं उस केस में क्या है सर? जी मैडम, देखिए ये जो मेंटेनेंस चार्जेस का रूल है वो सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सेम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कमर्शियल सोसाइटी और हाउसिंग सोसाइटी। आपका मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 के बिलो है तो जीएसटी नहीं लगेगा, अगर अपर जा रहा है तो जीएसटी एप्लीकेबल। ओके जी।
सेकंड मेरा क्वेश्चन है सेक्शन एटीपी के लिए। जैसे अभी आपने बताया कि अगर सोसाइटी कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करती है तो उसका जो इनकम जनरेट होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है, गवर्नमेंट इससे एग्जम्पशन देती है। लेकिन अभी मैंने कई सोसाइटीज में देखा है कि उनको एटीपी के अंडर उन्होंने जो बैंक इंटरेस्ट होता है, जो कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है, तो इसके साथ में कैसे हो? अब यहाँ पे ना सर मैडम बहुत सारी कंफ्यूजन है, क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ क्लियरिटी ऑफ द लॉ। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स क्या कह रहा है, जो एटीपी का सेक्शन है उसमें सेक्शन 80 सब सेक्शन पी क्लॉज 2 सब क्लॉज डी, एटीपी 2D, ये एक पूरा सेक्शन है जो ये बताता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में फिक्स डिपॉजिट के तौर पे, लॉ में ये कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो जब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ डील करते हैं या वहाँ पे जब हम केस फाइट करते हैं, तो वहाँ पे जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स है वो क्लियरली ये स्टेट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट यानी फिक्स डिपॉजिट का इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है सिर्फ वही एग्जम्प्ट हो रही है, ना कि सेविंग इंटरेस्ट। अब क्योंकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने कोऑपरेटिव बैंक में सेविंग इंटरेस्ट भी रखा है, कोऑपरेटिव बैंक में एफडी भी रखा हुआ है, तो जो एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वही एग्जम्प्ट हो जाएगा। सेविंग बैंक पे जो इंटरेस्ट होगा वो एग्जम्प्ट नहीं होगा, वो बकायदा टैक्सेबल होगा और सोसाइटी को उस पर टैक्स पे करना होगा। ओके। और ये चीज अभी भी एक क्लियर नहीं हुई है। बहुत सारे असेसिंग ऑफिसर जो है इसको टैक्सेबल कर रहे हैं, लेकिन हम जो है बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए हम इस पे फाइट कर रहे हैं। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज को इस पे बेनिफिट मिला भी है, तो ये थोड़ा सा अभी भी ग्लिच चल रहा है हाउसिंग सोसाइटी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में। बट आई एम श्योर आप जो है इन्वेस्टमेंट एफडी का जो इंटरेस्ट है उसको अगर आप क्लेम करते हैं तो आपको और लॉन्ग टर्म आपको वो बेनिफिट मिले, वो एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। Okay, thank Thank you, you, sir. Mr. Raut, for joining in. Next question is by Vaman Pai. Good evening, sir. Am I audible? Yeah, please switch on your audio also, video. Just a second, sir. Yeah, am I visible, sir? Yes, please. Please go ahead. Yeah, sir. I had some questions regarding that scope of TDS. So, in particular societies where construction or repair work is done by contractors, you said you have to, if an individual contractor is doing, you have to deduct 1% of the payment. Now, in case where materials are bought by the society and only labor charges are paid to the contractor, is this concept works like that? Or for the materials also, we have to deduct that 1% TDS if the amount is more than 10 lakhs? सर इस पे जो है मटेरियल पे कभी भी टीडीएस नहीं लगता है, तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस है, हाँ, तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस है वो एप्लीकेबल होगा टीडीएस के लिए। तो जैसे मैंने कहा, अगर सामने वाला पर्सन इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल या एचओएफ है तो आप 1% टीडीएस डिडक्ट करेंगे उसकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होगा। इसमें भी कैसा है कि अगर आपका वन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग बियॉन्ड 30,000, अगर सिंगल पेमेंट आपका 30,000 से ऊपर जा रहा है तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, या ओवरऑल पेमेंट्स इन अ होल ईयर अगर सारे पेमेंट्स मिला के 1 लाख के ऊपर जा रहा है तभी आपको उसमें टीडीएस डिडक्ट करना है। लेकिन जो उसके कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस है, सर्विस चार्जेस, उसी पे टीडीएस आता है, मटेरियल पे कभी भी टीडीएस नहीं। सपोज अभी सोसाइटी ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न में अभी डिस्प्ले नहीं किया कि हम लोग ने टीडीएस इतना डिडक्ट किया है, और जो भी स्टैट्यूटरी प्रोसीडिंग्स है वो नहीं किया है, तो कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्शन लेता है हमारे पे, टीडीएस का भरा नहीं करके एक्शन लेता है, पेनल्टी लगाता है। तो जो पेनल्टी लगाता है वो मेंबर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है कि खाली मैनेजिंग कमेटी इज ओनली लायबल, क्योंकि वो लोग का नेग्लिजेंस के वजह से ये मैटर हुआ है। एंड इसमें क्या सोसाइटी का जो एनुअल ऑडिट होता है, क्या ऑडिटर का ड्यूटी नहीं बनता है कि वो अपना ऑडिट रिपोर्ट में ये फैक्ट लिखे कि इन्होंने टीडीएस भरा नहीं है करके? जी बिल्कुल सर, ये जिम्मेदारी बनती है मैनेजिंग कमेटी की, क्योंकि
एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है मैनेजिंग कमिटी, स्पेशली जो ऑफिस बैरियर्स है जो सोसाइटी को रन कर रहे हैं, इसमें आ जाते हैं हमारे चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर एंड अदर कमिटी मेंबर्स। तो ये सब जो है ये सबकी एक जॉइंट लायबिलिटी होती है कि सोसाइटी के जो भी कंप्लायंस वर्क है या गवर्नमेंट के साथ जो भी टाइम टू टाइम कंप्लायंस वर्क है उसको फॉलो करें। अब ये जो टीडीएस अगर जो टाइम पे नहीं पे करते हैं या जो भी इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं तो वो बकायदा मैनेजिंग कमेटी का नेग्लिजेंस है और वो बेयर भी होगा मैनेजिंग कमेटी के थ्रू, क्योंकि मेंबर्स का तो इसमें कोई गलती नहीं है। मेंबर्स को तो ये चीज पता भी नहीं होती है बहुत सी बार, लेकिन ये चीज क्योंकि मेंबर्स ने सिलेक्ट करके या इलेक्ट होने के बाद जो है मैनेजिंग कमेटी को रिप्रेजेंट किया है कि मेंबर्स के बिहाफ पे वो मैनेजिंग कमेटी उनका सोसाइटी रन करे। तो इट इज 100% responsibility of this managing committee, and the penalty or whatever the consequences are is faced by the managing committee. सर बट अगर जब ये इनकम टैक्स का एक्शन आता है, दैट मींस आफ्टर 3-4 इयर्स के बाद में आता है जनरली एक्शन, तो व्हेन एक्शन कम्स और ये जब मेंबर है जो मैनेजिंग कमेटी में नहीं है और इधर नया मैनेजिंग कमेटी आके बैठ गया, हाँ, तो जूना मैनेजिंग कमेटी का गलती है और अभी पोजीशन पे नया मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स है, तो ये पेनल्टी का नारियल वो लोग के नया मैनेजिंग कमेटी के सर पे फूटेगा कि जूना मैनेजिंग कमेटी रिस्पांसिबिलिटी रहेगा? बिल्कुल नहीं सर, नए कमेटी मेंबर्स के हेड पे इसका रिस्पांसिबिलिटी जरा भी नहीं आएगा, बिकॉज उस टाइम पे जो भी कमेटी मेंबर्स प्रेजेंट थे ये ऑफ कोर्स उनका ही नेग्लिजेंस है। तो आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देके उन पुराने कमेटी मेंबर्स को आप जो है उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। और जो ऑडिटर की बात आपने ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज मेंशन नहीं, तो ऑडिट जो है वो ऑडिटर का काम ही यही है। ऑडिट की डेफिनेशन ये कहती है एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं वो प्रॉपर बनाए गए हैं कि उसमें कहीं लूप होल्स है, उसको गवर्नमेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना ऑडिटर की मेन जिम्मेदारी होती है। तो अगर इन केस कोई ऐसा इंसिडेंस होता है जहाँ पे कंप्लायंस वर्क प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ, तो इट इज ए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्ट दिस थिंग इन हिज ऑडिट रिपोर्ट, सो दैट उस सोसाइटी के जो अदर मेंबर्स हैं, उस सोसाइटी की जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो जिसको वो अथॉरिटी रिपोर्ट करती है सोसाइटी, उनको भी पता चले कि सोसाइटी में क्या चल रहा है और सोसाइटी की क्या पोजीशन है। तो ऑफ कोर्स इट इज ए रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर आल्सो टू रिपोर्ट इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। Right. And sir, one more thing. थोड़ा अलग है. Wait, Mr. Roman, we have got other people also. If we have time at the end. Important point, a small point. Sir, last में there are other people also waiting. Okay, sir. No, I'll wait, sir. No problem. Sir. Okay. Mr. Suresh Singh Rana. Mr. Suresh Singh Rana. Sir, please unmute yourself. Unmute the microphone. Am I audible now? Yes, please. Please go ahead, Mr. Rana. गुड इवनिंग सर। ये मेरा क्वेश्चन है, ये महाड़ा की सोसाइटी है जिसने कन्वेंस के लिए अप्लाई किया महाड़ा में, और उन्होंने जो है किसी एजेंट को अपॉइंट किया और उसको उन्होंने एज प्रोफेशनल फीस जो है 14 लाख रुपया दिया, और उन्होंने जो है कुछ मेंबर्स के बिहाफ पे जो है स्टैम्प ड्यूटी भी भर दिया, और मेंबर से उन्होंने उनको कोई परमिशन नहीं दिया था। तो ये मिस एप्लीकेशन और मिस एप्रोप्रिएशन की वजह से जो है डिप्टी रजिस्ट्रार के इधर कंप्लेंट हुआ और उसमें री ऑडिट ऑर्डर किया डिप्टी रजिस्ट्रार ने। री ऑडिट रिपोर्ट में जो है गवर्नमेंट ऑडिटर ने बोला कि इसमें 83 के अंडर जो है इंक्वायरी उसने रिकमेंड किया। 83 की इंक्वायरी हो गई, उसमें भी जो है वो जो भी कंप्लेंट के पॉइंट्स थे वो सब मतलब वो प्रूव हो गए कि हाँ भाई मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है और ऐसा है। इसमें उन्होंने 4 लाख रुपया जो है वो कैश में भी दिया है वो एजेंट को, 10 लाख रुपया चेक से दिया, 4 लाख रुपया जो है वो कैश में दिया, और उन्होंने जनरल बॉडी परमिशन भी इसका नहीं लिया। अभी जो है 88 का इंक्वायरी जो है वो इंस्टीट्यूट हो गया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें एफआईआर फाइल हो सकता है क्या, और इसके लिए अगर हो सकता है तो क्या प्रोसीजर है, हाउ we can go ahead in case we can file FIR in this. Please tell me. Iman sir, I guess you will be the appropriate person to answer this question. अगर आपको ऐसा लगता है राणा साहब कि सोसाइटी में फ्रॉड हुआ है, मिसचीफ हुआ है, चीटिंग हुआ है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में प्रॉपर कंप्लेंट लेटर बनाइए, पुलिस स्टेशन को दीजिए,
एक्नॉलेजमेंट लीजिए, इमीडिएटली बोलो कि अभी मेरा एफआईआर फाइल करो। पुलिस वाला टिपिकली बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है एफआईआर फाइल करने के लिए वगैरह वगैरह, तो उनको बोलना है आपको कि ठीक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस फाइल करो। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का पावती या जो रिपोर्ट बनेगा उसकी कॉपी आपको तुरंत दे दी जाएगी। आपने जो एक्नॉलेजमेंट ले लिया एक वो मिल जाएगा आपको। और पुलिस वाला तो एफआईआर फाइल नहीं कर रहा है, हेंस वो चार्जशीट भी नहीं फाइल करेगा, यानी कि केस नहीं फाइल करेगा। इसके लिए आपको प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं। टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है तो जैसे प्रदीश जी ने बताया, अगर कॉन्ट्रैक्टर आदमी है तो शायद 1% या 2% टीडीएस है। डिडक्ट नहीं हुआ है तो वो एक ऑफेंस है, आप उसको इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट में भी कंप्लेन इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कैश दिया हुआ है 5 लाख रुपया, उसका भी अलग से कंप्लेन कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर 5 लाख रुपया दिया हुआ है कैश में तो स्वाभाविक तौर से वो शायद अकाउंट्स में से यहाँ वहां से करके एडजस्टमेंट करके निकाला है। अगर पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट करता है तो वो ये सब चीजें खोल सकता है वो चीज। सेकंड ऑप्शन है री ऑडिट का, लेकिन आपने जैसे एफआईआर बात किया तो एफआईआर फाइल करके आगे बढ़ सकते हैं उस पर। री ऑडिट तो हो गया सर, उसके बाद 83 की इंक्वायरी भी हो गई है और अभी 88 की चल रही है। 88 में क्वारी होने के बाद में जो फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन का फिगर जो निकलेगा वो आपका कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार उनको ऑर्डर करेगा कि भाई रिफंड करो सोसाइटी को अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट जो भी आपके बायलॉज में लिखा होगा। बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। 88 में पैसा वापस कर देगा, डीआर बोलेगा कि भाई आप 5 साल के लिए डीबार हो गए, बात आई गई होगी, उस पर क्रिमिनल एक्शन कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन 88 के इंक्वायरी के बेस पे रिकवरी जो पैसा निकला 100 रुपए रिकवरी का सर्टिफिकेट निकला 88 के बेस पे, ये सारा लेके आप क्रिमिनल कंप्लेंट में फाइल कर सकते हो एडिशनली। यू कैन डू बोथ। तो सर मेरे को 88 की इंक्वायरी का रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा या अभी इनिशिएट कर सकते हैं? 88 का इंक्वायरी के लिए वेट करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मजबूत मिल जाएगा। 88 की इंक्वायरी का हो सकता है दौरान डेप्यूटी रजिस्ट्रार एडजस्टमेंट वगैरह करके ये बोल दे कि मेरे हिसाब से इस पे कोई रिकवरी नहीं बनता है, ये जेन्युइन एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि एक सेक्शन भी है जिसमें लिखा हुआ है कि गुड फेथ में कोई खर्चा किया हुआ है तो वो माफ कर दिया जाता है। 71 है या 77 सेक्शन है, वो एक बार देख लीजिए आप। तो till you get a proper documentary evidence, it is unwise to go to a magistrate court and file any criminal Okay, case. sir. Thank So you, it is Mr. Rana, for advisable joining to- in. So it is advisable to wait till the 88 inquiry outcome is out. Yes, please. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. Next question is by Mr. Pankaj Shah. Mr. Pankaj Shah. Hello, can you hear me? Yes, please switch on your video also. Yes, I have switched on. Yes, ask your question, please. Yeah, this as per the we have also had conducted a re-audit against the society, and a report was generated. Though it was almost 3 to 4 years back, and the registrar has not taken any action on it. Is there any time limitation for it? Any action to be taken by an authority, there is a citizen charter, सब नागरिक का जो सनद जिसको मराठी में बोलते हैं, सिटीजन चार्टर है। डिपार्टमेंट के रूल्स के हिसाब से सब एक्शन उनको 15 से 45 दिनों के बीच के अंतराल में लेने हैं। वो नहीं भी लेता है तो उस अधिकारी का कुछ खास नहीं बिगड़ता है। आप बहुत ज्यादा पीछे पड़े रहोगे तो ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप है उसका वहां से ट्रांसफर हो जाना। आप ये सोचोगे कि उसके ऊपर हजारों लाख रुपए का पेनल्टी लग जाएगा या उसको जेल हो सकती है या वो डिसमिस हो जाएगा, वो सब तक नौकर तक पहुंचती नहीं कोई भी बात। No, this was regarding the fraud in the society by the committee members as such, office bearers, which was found in the re-audit report also. He has mentioned, the officer has You asked mentioned. about the time frame. I have already answered you. You have any other questions, sir? Okay, and one more thing. What is the amount which has to be passed by the managing committee, maximum amount allowed, or it has to be passed in SGM? Well, if you refer typically, I am using the word typically to the bylaws. The bylaw says कि 1 लाख रुपया
का एक्सपेंडिचर बिगड़ जनरल बॉडी के अप्रूवल के आप कर सकते हो। अगर आपके बैलेंस शीट में एक्सपेंडिचर साइड में देखोगे तो वहां तो 25-30 लाख 40 लाख का भी फिगर मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो रूटीन एक्सपेंडिचर्स है, रोजमर्रा के खर्चे हैं, जो पगार पानी, सिक्योरिटी, गार्डन, बिजली वगैरह वगैरह, उसके लिए जनरल बॉडी का परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सेक्शन 75 के समय जब आप एजीएम करते हो तो ऑटोमेटिकली आप बैलेंस शीट के साथ में बजट प्रोजेक्शन देते हो, जो मैंडेटरीली जनरल बॉडी को अप्रूव करना कंपलसरी, विदाउट दैट योर एजीएम कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। तो ये एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन कई कारण में कई समय पे ऐसा होता है कि मैनेजिंग कमेटी को ऐसा लगता है कि अरे हमारे कंपाउंड की वॉल गिर गई, थोड़ा सा काम था, 150 स्क्वायर फीट का काम था जिसमें 50,000 का खर्चा था, उन्होंने कर दिया। करते ये हुआ कि भाई कई बार आपने अपने घर पे भी देखा होगा, कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि साहब इतना 50 रुपए का काम है, लेकिन काम करने के वक्त वो ये बोलेगा कि नहीं साहब अब तो ये भी करना पड़ेगा। सिमिलरली जब आपके सोसाइटी का कंपाउंड वॉल गिरता है, एक्चुअल काम करने के वक्त कोटेशन बढ़ जाता है। मैनेजिंग कमेटी उस समय 1 लाख रुपए का अप्रूवल के लिए वेट ना करते हुए, बिकॉज दे आर द गवर्निंग एंड दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ द सोसाइटी, सेक्शन 73(1)(ab) में 27 नंबर में, तो दे आर इंटाइटल्ड टू स्पेंड मोर देन 1 लाख रुपीज ऑफ द सेम, प्रोवाइडेड इट इज डन इन गुड फेथ। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, गुड फेथ का मतलब है इट शुड बी ए जेन्युइन एक्सपेंडिचर, पेड बाय चेक, there should be proper voucher, proper bill, proper TDS deducted, proper GST deducted. So these are all the evidences for a legitimate expense, कानूनी तौर पे खर्चा किया गया एक्सपेंस का। ये सारी जो चीजें मैंने बताई, ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, प्रूफ है। इससे ये साबित होता है कि वो एक्सपेंडिचर गुड फेथ में सोसाइटी के हित के लिए, सोसाइटी के भले के लिए किया हुआ है। तो ये 1 लाख रुपीज का जो क्राइटेरिया बायलॉज में लिखा है, उसको इजीली ओवरराइड कर सकते हैं। अच्छा, but the maximum amount is 1 lakh. Up to 1 lakh, if says, now this I was talking about consultancy charges of an architect. If he's submitted a bill, so whether it is necessary to call for an SGM or managing committee can pass, say around 60,000 rupees or so. For a non-routine expenditure, you do not take permission from the general body, as I explained, because that expenditure permission you are already taking it via your accounts, audit, budget projection sheet. However, if any expenditure is beyond that, then as I mentioned, my MC is entitled to do the needful. Abhi, your consultancy fees for a professional, can you tell me whether it is a routine expenditure or a non-routine expenditure? No, it was, what do you say, Mr. It was a non-routine. Okay, so for any non-routine expenditure, you need to go back to the GB, take permission and do the needful. So for non-routine, what is the amount? Non-routine expenditure जो जीबी प्रोवाइड करेगा, वो जीबी ने बोला इसको 80,000 रुपए देना है या 1.5 लाख रुपए देना है। काम के दौरान ये पता चलता है कि 1.5 लाख नहीं, अब तो 3 लाख रुपए लगने वाला है। And is it for the benefit of the society? Is it in the overall interest of the society? If all these criteria are satisfied, then under re-audit 81 ऑडिटर भी बोलेगा तो सही कि भैया परमिशन के बगैर खर्चा किया, लेकिन 83 के दौरान जब उसका रिटर्न स्टेटमेंट लेगा तो वो ये बोलेगा कि ये एक्सपेंडिचर जेन्युइन है, सोसाइटी में ये एसेट मौजूद है, ये दीवार खड़ी हुई है, ये फोटोग्राफ है उसके, ये बिल है, ये कॉन्ट्रैक्टर का बिल है, ये जीएसटी दिया हुआ है, ये टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है। अब जाली बिल पे आप टीडीएस तो डिडक्ट नहीं करोगे, अब जाली बिल पे आप जीएसटी तो नहीं भरोगे। तो दिस ऑल दिस एक्सपेंसेस प्रूव दैट इट इज ए जेन्युइन थिंग। So a consultancy bill, if it is sanctioned for 1 lakh rupees by the GB, for any unforeseen event, if that consultancy bill raises to say 2 lakh rupees, and if the managing committee can prove that it is a genuine expenditure, then the managing committee is not at fault. If however he is not able to prove for some reason, किसी कारणवश प्रूव नहीं कर पाता है, और आपने ये प्रूव कर दिया कि नहीं ये तो कंसल्टेंट ही जाली था, वहां पे था ही नहीं, टीडीएस का रिसिप्ट, जीएसटी वगैरह जो है सब जाली है, वो तो उसका रिपोर्ट भी नहीं कंसल्टेंसी का कि भी क्या काम किया उस 2 लाख रुपए में, तब जाके वो फंसता है, नहीं तो फंसने की कोई आवश्यकता नहीं।
Anyway, thank you, Mr. Pankaj Shah, for joining in. Thank you very much, sir. Next question is by Mr. Famin Haria. Good evening, Pritesh bhai and Hemant sir. My question is regarding ऑडिटर कई बार दो तीन ऑलरेडी सेम इश्यूज आ चुके हैं. काफी सारी चीजें ऑडिटर रिपोर्ट नहीं करता है. काफी सारे वायलेशंस होते हैं और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ बायलॉज होते हैं, सेक्शंस ऑफ एमसीएस एक्ट जो वायलेट होते हैं, वो ऑडिटर अपने रिपोर्ट में दिखाता नहीं है. और ऑडिट रिपोर्ट का वैल्यू ये है कि वो जो जनरल मेंबर्स है वो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर से जज करते हैं कि भैया कमिटी ने काम सही किया है कि नहीं किया है. तो ऐसे ऑडिटर को कैसे एक्सपोज किया जाए, ये एक क्वेश्चन है. और दूसरा चीज है कि जो अभी एक क्वेश्चन आया था कि री ऑडिट के टाइम पे अगर कुछ फ्रॉड निकल रहा है तो स्पेशल ऑडिट में देयर इज अ प्रोविजन के ऑडिटर ने खुद ने ही एफआईआर करना है. ऐसा एक कुछ प्रोविजन है कि ऑडिटर ने खुद ने ही वो फ्रॉड के लिए रिलेटेड एफआईआर करना है. तो वो करते नहीं है, वो ऑडिटर्स करते नहीं है. ऑडिटर्स ऑलवेज भागते हैं और वो सोसाइटी की यानी मैनेजिंग कमेटी की फेवर में ही रिपोर्ट्स लेते हैं. सो हाउ टू, ये जो चीज है इसको कैसे रेगुलराइज करना चाहिए, ये जनरली देखा गया है. मेरे सामने ऐसे मैंने 15 से 17 सोसाइटियों का, बड़ी बड़ी सोसाइटियों का मैंने ऑडिट रिपोर्ट देखा है जिसमें रियलिटी कुछ अलग है और ऑडिट रिपोर्ट में वो वायलेशंस नहीं दिखाए हैं. इसके लिए कुछ इनपुट दे पाए सर तो बहुत यूजफुल होगा जनरल कम्युनिटी के लिए. प्रीतेश जी. सर आप बेटर रहेंगे, आपका नॉलेज बेटर रहेगा. ऑडिटर अगर फॉल्स रिपोर्टिंग करता है तो सेक्शन 81 एंड रूल 69-74 के बीच में प्रोविजन दिया हुआ है उसको प्रोसिक्यूट करने का. आप उसको लेके प्रोसिक्यूट कर सकते हैं. अगर ऑडिटर एफआईआर नहीं दर्ज करता है तो आप कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को बोलिए कि भाई ये आपका अधिकारी के पैनल ऑडिटर है, इनका ऐसा ऐसा रिपोर्ट है, आप एफआईआर दर्ज करो. कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार भी नहीं सुनता है तो आप प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दो, प्राइवेट क्रिमिनल केस फाइल कर दो मजिस्ट्रेट को. बस इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचता. आसान चारा कुछ भी नहीं. सर और एक क्वेश्चन था. रुके लास्ट में समय बचेगा तो ले लेंगे. हमारे पास खाली 5-7 मिनट ही बचा हुआ है. अगला प्रश्न है बाय बाय मिस्टर महादेव. मिस्टर महादेव. हाँ सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. सर आवाज येतो? हाँ पूछिए आपका प्रश्न पूछिए. सर आपण जे सांगितलं, हाँ सर आपने जैसे बोला ना ये अगर साल का अपना कलेक्शन अगर 20 लाख से ज्यादा है तो हमको जीएसटी नंबर लेना है. तो ये जो जीआर या सर्कुलर जो भी गवर्नमेंट के आते हैं ये आपको अपन कहाँ से देख सकते हैं, कहाँ से मिल सकते हैं? उनसे वेबसाइट से या कहाँ से मिल सकता है? आप गूगल कर लीजिए. थैंक यू सर. आपको आंसर इजीली मिल जाएगा और आपको सेक्शन भी मिल जाएगा उसके अंदर. जस्ट गूगल रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी अप टू व्हाट लिमिट करके आपको पूरा आंसर मिल जाएगा. थैंक यू मिस्टर महादेव फॉर ज्वाइनिंग इन. ओके सर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर दिनकर. मिस्टर दिनकर. Sir, am I audible? Yes, please, Mr. Dinkar. Go ahead. We have got short time. Sir, please ask us one question. Very short time, sir. It is regarding the appreciation of depreciation of the property. Sir has explained there are a lot of property which are depreciation. So he has also explained that land never depreciate, but as on the contrary, it appreciates. So is there any provision to mention appreciation price in the of the land? No sir, there is no such laws actually. It is generally accepted the practice because जो land है वो बहुत ही scarcity resource. दिन भर दिन जो है land हमारी कम होती जा रही है, हमारे पास बढ़ नहीं रही है. किसी भी वैल्यू, किसी भी आइटम या कमोडिटी की प्राइस कब घटती है? जब हमारे पास वो बल्क में है. जैसे अगर आपने कभी डीमार्ट वगैरह गए होंगे या कोई चीज में गए होंगे तो
अगर आप कुछ बल्क परचेस करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो वहाँ पे कैसा है कि आप बल्क में ले रहे हैं, इसके लिए आपको प्राइस घटा के मिलता है। लेकिन जो लैंड है वो ऑलरेडी हमारे पास कम है, और कम लैंड में भी मतलब कैसे है कि लैंड दो तरह की है, एक तो है एग्रीकल्चरल लैंड, दूसरी होती है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। अब क्योंकि हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी होती है, सोसाइटी फॉर्म करनी होती है, उसके लिए हमें चाहिए नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, जिसपे हम बिल्डिंग को खड़ा कर सके, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हमारा मौजूदा रह सके। तो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड बहुत कम है, इसके लिए उसकी स्कैरसिटी है, उसकी वजह से उसका वैल्यू एप्रिशिएट हो रहा है, ना कि डेप्रिशिएट। तो बस मेरा सवाल यही है सर, एक मेरा मिनट सवाल यही है सर। दिनकर साहब, हाँ। एक मिनट रुकिए। बोल सर। हम लोग एडिशनल क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, हम लोग के पास खाली 5-6 मिनट है, बट आपके नहीं, मेरा क्वेश्चन के basic- लिए सर, आपके क्वेश्चन सर- के लिए आंसर ही ये देता हूँ। बोलिए आपका सर। बैलेंस शीट में राइट हाँ। हैंड साइड में लैंड अलग से लिखा हुआ है, बिल्डिंग अलग से लिखा हुआ है। जो भी ओके। बिल्डिंग में लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है वो बैलेंस हाँ, शीट हाँ। फॉल्टी है, वो अकाउंटेंट भी फॉल्टी है, वो ऑडिटर भी फॉल्टी है। लैंड की ओके, कीमत अलग लिखनी है, बिल्डिंग की ओके। कीमत अलग लिखनी है। बिल्डिंग गिर गया अगर किसी कारणवश, तो आपके बैलेंस शीट में आप चेंज कैसे करोगे? एक चीज, अभी अगर लैंड के कॉस्ट आपने 100 रुपए लिखा हुआ एक जमाने में, आप कह रहे हैं आपको लैंड का एप्रिसिएटेड वैल्यू दिखाना है, तो Right. एप्रिसिएशन का पैरामीटर है या नहीं है? मैं कहता हूँ है। कैसे करना है आपको? आपको गवर्नमेंट वैल्यूअर अपॉइंट करना है और बोलना है कि भाई ये मेरा CTS नंबर है, आप आओ मेरी जमीन पे, आज के दिन पे इस लैंड का रेटेबल वैल्यू क्या है IGR के हिसाब से, ओके। रेडी रेकनर वैल्यू। जैसे अगर आज वो लैंड सेल करना है तो आज उसकी वैल्यू क्या है, तो आपका गवर्नमेंट वैल्यूअर आएगा। गवर्नमेंट वैल्यूअर आके ये बोलता है कि आपने बैलेंस शीट में 100 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन मेरे सर्टिफिकेट के हिसाब से इसका वैल्यूएशन 500 रुपए हो रहा है। तो जैसे ही उसने आपको सर्टिफिकेट दे दिया 500 रुपए का, आप अपना बैलेंस शीट में AGM में ऑडिटर को कॉपी देके आप इसको चेंज कर दो। ठीक है, Got it. अब आ Got गया, it, got it. अगर अभी आ गया लैंड का डिप्रिसिएशन का। ओके। कई बार क्या होता है, आपकी लैंड बनी है एग्रीकल्चर जमीन पे या नॉन एग्रीकल्चर जमीन पे, है तो एक्चुअली जमीन ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जमीन गल गई हो, लैंडस्लाइड हो गया हो। हाँ, राइट होता है ना, जमीन गटर में निकल गई, रोड कटिंग में निकल गई, इसमें निकल गई, उसमें निकल गई, तो जमीन का रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। जमीन का रीवैल्यूएशन के लिए फिर से गवर्नमेंट के पास जाओ, गवर्नमेंट बोलता है हाँ भाई आपके इधर तो अभी कैनाल निकल गया है, वो जमीन अभी काम के लिए देगी, इसके लिए मैं जमीन का ये वैल्यू देता हूँ आपको, या रीवैल्यूएशन इस तरह करता हूँ। तो आपके जमीन के लगे हुए अगर पानी का नाला निकल रहा है, निकल रहा है, या कोई ऐसी वस्तु निकल रही है जिससे जमीन खराब होनी शुरू हो जाती है, राइट, तो आप उस जमीन का डीवैल्यूएशन का गवर्नमेंट वैल्यूएटर से सर्टिफिकेट ले सके, आप बैलेंस शीट चेंज कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट वैल्यूएटर का सर्टिफिकेट लेना इज कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर दिस पर्पस। Anyway, thank you, Mr. There, for joining in. We won't be able to take any further questions. Mr. Rakesh Malhotra, last question by you, please. Mr. Rakesh Malhotra, last question and one very short question, please. Mr. Malhotra, we can't hear you. You can hear me now? Yes, please, go ahead. सर, प्रीतेश जी ने बहुत अच्छी तरह समझा। एक रिक्वेस्ट था आपको, एज अ नॉन अकाउंटिंग पर्सन, तो उन्होंने जो बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंस जो सीट है ना, उसके जो आइटम्स है और सब आइटम्स है, वो उसके बारे में एक सेशन पर्टिकुलर उसके लिए ले लेना कि समझाने के लिए, एक आपको रिक्वेस्ट है। और मेरा हमारा जो क्वेश्चन आज का वेबिनार है अकाउंट्स एंड ऑडिट, उसके हम 3-4 सेशन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप ज्वाइन करो और थैंक यू सर। accordingly मेरा we will try to क्वेश्चन cover up as much as possible. या थैंक यू सर। सर क्वेश्चन पूछूं मेरा? पूछिए। सर, जो एक्चुअली लायबिलिटी नहीं होती अकाउंट में, जैसे स्टैटिक एक्सपेंस जो होता है, जैसे अप्रैल में वाटर चार्जेस आने वाले हैं 10,000 और हम लोग ने मार्च में उसका प्रोविजन कर दिया है
10,000 का, पर एक्चुअली बिल आया 8,000 का, तो 2,000 है ना वो लायबिलिटी में निकल जाता है, तो वो लायबिलिटी फिर से कैसे निकालना है उसमें से वो 2,000? प्रीतेश जी आपका फील्ड है। जी सर, तो सर वे कैसा आता है कि जो प्रोविजन किया हुआ है 10,000 उसमें से हम लोग ने मान लीजिए एक्चुअल जो आपने कहा कि पेमेंट हुआ है 8,000, तो बाकी का जो 2,000 है वो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से होता है। जिस तरह प्रोविजन के वक्त हम एक्सपेंस को डेबिट करके प्रोविजन क्रेडिट करते हैं, उसी तरह पेमेंट के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हम रिवर्स इफेक्ट देके उस अकाउंट से हम नलीफाई कर सकते हैं। तो उस समय पे जो आपका 10,000 का बैलेंस था, 8,000 पेमेंट में चला गया, 2,000 को हमने रिवर्स कर दिया। तो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवर्स करके आप उस चीज उसको बैलेंस शीट से हटा सकते हैं। Okay, thank you everybody, and thank you Mr. Pritesh Dedia for giving your wonderful time for our lecture. Once again, thank you so much, sir, for giving me such a nice opportunity. And this audience is a wonderful audience. It's my honor to share my knowledge. Once, thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you all friends for joining and supporting today's webinar. With the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody. Thanks. And bye-bye. Thanks. Yeah. Thank you everyone.